Hello friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis। और आज का एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आप लोग से तहे दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि 3-4 दिन हो गए चुके हैं जब एनालिसिस नहीं आया बिना कोई सूचना दिए। सो दैट वाज माय मिस्टेक एंड आई एक्सेप्ट दैट मिस्टेक फ्रॉम माय पार्ट एंड आई होप टू रिवाइव द हिंदू एनालिसिस एवरी डे नाउ। और कल से दोबारा टाइम से बिल्कुल सुबह सुबह आपको एनालिसिस ताज़ा ताज़ा परोसा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए आई एम सॉरी एंड वी विल स्टार्टिंग द न्यूज़ एनालिसिस। आज मैं आपका जो भी पुराना न्यूज़ एनालिसिस है वो सारी चीज़ें कंप्लीट कराऊंगा। आज 21, 22, 23, 24 ये चारों दिनों का न्यूज़ एनालिसिस हम देखेंगे, तो थोड़ा बने रहिएगा। कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। जो लोग हम पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है उनका कोई भी ऐसा न्यूज़ आर्टिकल नहीं होगा जो आपने मिस किया हो या जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और आपको मैं ना बताऊँ। सो आई विल मेक श्योर दैट पार्ट इज़ डन फ्रॉम माई एंड एंड कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी वांट। आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए डेफिनेटली। तो कीप डूइंग दैट एंड वी विल बी मेकिंग श्योर दैट वी आर देयर व्हेन यू एंटर इनटू द गेट्स ऑफ लबसना एंड ऑल। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ एनालिसिस टुडे। सबसे पहले आज के सवाल देखेंगे जो कि प्रीलिम्स के लिए आपकी मदद करेंगे। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। पहला सवाल है, द हिमालयन माउंटेन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। हिमालयन जो माउंटेन्स हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं? ऑप्शंस आर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट, ए सबडक्शन जोन, सी आपका कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आप लोग करिएगा अपनी तरफ से अटेंड। मैं आपको आंसर बताता चलता हूँ सवालों के साथ साथ। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आप लोग कर चुके होंगे। हिमालयन माउंटेन्स आपको पता है फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये फोल्ड आपका सी कोलिजन के कारण बना है, ठीक है ना। तो जब सी बाउंड्रीज जुड़ती हैं तो जो फोल्ड आता है दैट इज द हिमालयन फोल्ड, ठीक है ना। अच्छा, एक डिफरेंस और है। फोल्ड माउंटेन आपके अगर एंडियन टाइप में बोलो, एंडीज के या एंडियन, इसको लिख लेना, एंडीज या जो एंडियन टाइप के फोल्ड माउंटेन है वो ओसी कोलिजन से बने हैं, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि जो एंडियन आपके फोल्ड माउंटेन्स है वो सेम है आपके हिमालयन फोल्ड माउंटेन्स से, ये आप गलत स्टेटमेंट रहेगा। तो ये आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के रखिएगा, है ना। काफ़ी डिटेल में मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, जो भी जो अपना कोर्स भी चल रहा है यूपीएससी का उसमें भी काफ़ी डिटेल में मैंने बताया था ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको यही चीज़ एक शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि एंडियन जो कोलिजन है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द हिमालयन, ठीक है ना। वो ओसी है, ये सीसी है, ठीक है। और अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं यूपीएससी 2023 के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, तो लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लेक्चर्स जो अभी तक हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस की डिटेल आपको ज्वाइन करने के बाद दे दी जाएगी। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न इनमें से किसको कौन सी डेफिनेशन सही है? 4 डेफिनेशन आपके सामने है, पॉज करिए, एक बार डेफिनेशंस पढ़िए, उसके बाद आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, यानी कि व्हेन द रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इन अ लेक और डिप्रेशन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि दिस इज द रेडियल पैटर्न। ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट आंसर, ठीक है ना। तो आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तीसरा सवाल है, इन विच ऑफ दीज रीजन्स यू आर मोस्ट लाइकली टू फाइंड अ प्लांट विद ब्रीदिंग रूट्स। ब्रीदिंग रूट्स इनमें से कहाँ मिलेगी? तो दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको पता चल जाएगा। ए बी सी डी आपको 4 ऑप्शन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ, आप लोग पॉज करके अटेम्प्ट करके बताइएगा क्या सही आंसर है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए, कोस्टल एरिया। आपको पता होगा सुंदरबन वाला जो रीजन है जहाँ पे मैनग्रूव्स आते हैं, तो मैनग्रूव्स आर बेसिकली जहाँ पे निमेटोफोर्स और ये सारी चीज़ें रहती हैं, दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे आपको ब्रीदिंग रूट्स मिलेंगे ना। तो जो मैनग्रूव्स के जो रूट्स होते हैं उनको ब्रीदिंग रूट्स भी कहा जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई वी कॉल इट कोस्टल एरियाज। तो आंसर विल बी ए एंड दीज आर द 3 क्वेश्चंस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आज का सीसैट क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये आपके सामने दिख रहा है। इन अ क्लास अश्विन फाइंड्स दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव परफॉर्म्ड बेटर देन हिम इज थ्राइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव परफॉर्म्ड वर्स देन हिम, ठीक है ना। इफ Ashwin's rank is 61, then the total number of students in the class is equal to। तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। यहाँ ऐसे सवाल जब आते हैं तो आपको कैसे करना, जैसे मान लो कि x लोगों का जो नंबर है वो अश्विन से ज़्यादा है, ठीक है ना। फिर y लोगों के नंबर अश्विन से कम है। फिर यहाँ पे x और y का आपको एक रिलेशन मिल जाएगा कि x जो है वो थ्राइस है ना। तो ये इस तरह से आप रिलेशन निकाल करके ईजिली सवाल सॉल्व कर सकते हो। आई होप यू विल ट्राई टू डू दैट, है ना। तो जिन्होंने बेटर परफॉर्म किया है उनका नंबर थ्राइस
वाइस है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव परफॉर्म्ड वर्स देन हिम, मतलब कि जो आपका वो आपका x इक्वल्स टू 3y है, एंड इफ अश्विन रैंक इज 61, अब अश्विन की रैंक जो है वो खुद 61 है, देन आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बताना है। तो आई होप यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही x मान लो आप सीधे सीधे, फिर आप उससे भी दोबारा दूसरा रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप करिएगा, अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, देन टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब आते हैं आज के न्यूज़पेपर में। सबसे पहले आज के जो न्यूज़पेपर की बड़ी खबरें हैं, पहली न्यूज़ तो है अदानी ग्रुप जो है इट इज़ मेकिंग अ बिड टू टेक ओवर द एनडीटीवी को खरीदने का बिड कर चुका है। एट इसने बेसिकली इट इनडायरेक्टली एक्वायर्स 29.18% स्टेक्स इन एनडीटीवी नाउ। अदानी ग्रुप जो है इट इज़ एक्वायरिंग, इट्स स्टिल एक्वायरिंग 29.18, जिसमें RRPR होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड है, वो उन्हीं की कंपनी है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली एक तरह से अदानी ग्रुप ऑलरेडी 29.18% स्टेक्स ले चुका है। Now it is making an open offer for 26% again, 26% जो 26% का ऑफर फिर किया है। तो देखो अदानी ग्रुप ने क्या एक्वायर किया है, RRPL की जो होल्डिंग्स थी, RRPL की जो होल्डिंग्स थी 29.18% स्टेक्स के एनडीटीवी में, वो ऑलरेडी ले चुका है अदानी, और अब दे हैव डन एन ओपन ऑफर ऑफ 26%। तो एक तरीके से अदानी ग्रुप जो है इट इज मेकिंग ए बिड टू अटेन द इंटायर एनडीटीवी ग्रुप नाउ, है ना। एनडीटीवी ग्रुप में अपनी जो ओनरशिप है उसको करने के लिए। तो लेट्स सी किस तरीके से आगे अनफोल्ड होता है इवेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हियर प्ली अगेंस्ट रिमिशन इन बिल्किस बानो केस। तो अब आप लोग को पता होगा कि बिल्किस बानो केस में जो कन्विक्ट्स थे, जो गुजरात के गवर्नमेंट है उसने अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए उनको रिमिशन प्रोवाइड किया। रिमिशन आपको पता होना चाहिए, रिमिशन क्या होता है, जैसे सज़ा आपको दी गई है, मान लो आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है, बट आपको 14 साल में छोड़ दिया जाए, या आपको 20 साल में, थोड़ा सा मतलब आजीवन का मतलब क्या होता है, जब तक आपकी लाइफ रहेगी तब तक आपको जेल में रहना है। बट रिमिशन का क्या होता है, रिमिशन का हिंदी परिहार बोलते हैं, और रिमिशन का मतलब ये है कि जब आपकी सज़ा को कम कर दिया जाए, मतलब सज़ा का जो टेन्योर है उसको घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, दैट इज़ द रिमिशन। कम्यूटेशन में क्या करते हैं, आप उसको चेंज कर देते हैं, एक सज़ा को दूसरी सज़ा से आप चेंज कर देते हो। रिमिट में आप उसकी सज़ा की जो क्वांटिटी है उसको कम कर देते हो, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखिएगा। कम्यूटेशन में आप क्या करते हो, उसका एक सज़ा को दूसरी सज़ा से आप चेंज कर देते हो, है ना, हल्के नेचर की सज़ा से, है ना। तो बट यहाँ पे आप उसका केवल जो क्वांटिटी है वो कम करते हैं। इस पे बिल्किस बानो केस पे ज़्यादा डिटेल आगे हम आ जाएगी, तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा, लेट्स वेट फॉर दैट। बट अभी सुप्रीम कोर्ट में प्ली किया गया है इसके रिगार्डिंग कि भैया इसको देखो, और एक तरीके से कुल मिलाकर क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू का यूज़ किया जा रहा है ना। तो लेट्स सी, आगे भी मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताऊँगा। गवर्नमेंट अमेंड्स सुप्रीम कोर्ट जजेस रूल्स। अब गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स को चेंज किया है। गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को अमेंड किया है सुप्रीम कोर्ट जजेस रूल्स to entitle a retired chief justice rent-free type 7 accommodation in Delhi for 6 months from the date of superannuation। मतलब कि रिटायरमेंट के 6 महीने तक के लिए अब कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको एंटाइटल रहेंगे, दे विल बी एंटाइटल्ड टू गेट अ टाइप 7 अकोमोडेशन इन दिल्ली फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने तक उनको टाइप 7 अकोमोडेशन में रखा जाएगा, दिल्ली में उनको अवेलेबिलिटी रहेगी, ठीक है ना। किसके बाद, रिटायरमेंट के बाद। नोटिफिकेशन वॉज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, एंड ये पावर जो है याद रखिएगा, दिस इज पावर दैट द गवर्नमेंट हैज़ दिस पावर, एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस रूल्स ऑफ 1959 इसी को अमेंड किया गया है। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है कुल मिलाकर के, मतलब गवर्नमेंट के पास पावर है कुल मिलाकर के, नॉट पार्लियामेंट, द गवर्नमेंट हैज़ दिस पावर। और ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट जजेस रूल्स 1959 जो थे, है ना, 1959 कब के, सुप्रीम कोर्ट जजेस रूल्स 1959, इसको लिख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट जजेस रूल्स 1959 के तहत चेंजेस किए गए हैं। क्योंकि यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया है कि किस में चेंज किया गया है, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट जजेस रूल्स 1959 में चेंज किए गए हैं। एंड ये जो मिला है ये एक्ट था, एक याद रखिएगा एक एक्ट था, सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1958, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोई चेंज नहीं किया गया है, इट वॉज अ एक्ट ऑलरेडी, सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1958, मतलब कि ये पावर गवर्नमेंट के पास दे दी गई है, पार्लियामेंट के पास पावर दे दी गई है। और उन्होंने पार्लियामेंट ने एक एक्ट इनैक्ट भी किया था इसके लिए, जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1958। और यहाँ पे अब कुछ चेंजेस करके उनको ये कहा गया कि भाई 6 महीने तक सुपर एन्यूएशन के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं रिटायर्ड रहेंगे, उनको टाइप 7 अकोमोडेशन दिल्ली में दिया जाएगा, ठीक है ना। और मतलब और भी फैसिलिटीज़ है जो कि दी जाएगी, जैसे उनको एक
सिक्योरिटी गार्ड, जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, दे शिल बी इंटाइटल्ड फॉर अ शॉफर, सेक्रेटेरियल assistant, round the clock security cover in addition to his or her personal security guard for a period of a year from the date of retirement। और दूसरी ये सारी जो चीज़ें हैं 1 साल तक के लिए दी जाएंगी, शॉफर, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी कवर, एडिशन टू द पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड एंड ऑल, ये 1 साल तक दी जाएगी। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो कि किए गए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, है ना। तो दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अगला, यूजीसी चेयरमैन बैट्स फॉर मशीन बेस्ड एडमिशन टेस्ट। अब यहाँ पे यूजीसी के जो चेयरमैन उन्होंने कहा कि भैया जो मशीन यानी कि जो कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है दे आर गुड टू गो एंड दे विल बी द फ्यूचर ऑल्सो है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट एंड सबसे ज़्यादा बायस फ्री एडमिशन प्रोसेस है स्टूडेंट्स की, है ना। एंड इसमें जो ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर के कारण अगर कोई मिस्टेक जो होती है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं जस्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग द मशीन्स एंड ऑल, है ना। तो ये यूजीसी चेयरमैन ने कहा है। यूजीसी के बारे में आपको बताऊँ तो ये एग्जिस्टेंस में आया था 28 दिसंबर 1953 में, और ये बाद में स्टैट्यूटरी बॉडी बनी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो कि 1956 में आया, ठीक है ना। तो वैसे यूजीसी अगर आपसे कोई पूछे कब बना था तो ये बन तो 1953 में गया था, लेकिन एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ये 1956 में बना था। और दिस वाज फॉर्म्ड फॉर कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी एजुकेशन में स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए, टीचिंग देखने के लिए कि इंस्टीट्यूट्स में कैसी हो रही है ना, उनके स्टैंडर्ड सेट करना, है ना, ये सारी चीज़ें करने का काम यूजीसी को दिया गया, है ना। फिर इसके अलावा हेड ऑफिस जो यूजीसी का है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। ये सारे फैक्ट्स आपको पता होंगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इतने बेसिक न्यूज़ आइटम्स आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको देखना है, ठीक है। तो यू कैन मूव हेड विद मी। दिल्ली कोर्ट ग्रांट्स बेल टू ट्रिपल तलाक एक्यूज। तो दिल्ली कोर्ट ने बेल दी है ट्रिपल तलाक के एक्यूज को। तो यहाँ पे मुद्दा ये नहीं कि ट्रिपल तलाक के एक्यूज को बेल दी गई है, यहाँ पे मुद्दा है कि ट्रिपल तलाक क्या है या कौन सा केस है जो उससे रिलेटेड है। तो इसके बारे में याद रखना। पहले तो बेसिक फैक्ट्स ऐसे ही लिख लो, जैसे क्या है, जो भी मैं नोट्स पढ़ाता हूँ ना, जैसे न्यूज़ बताया आपको, तो कैसा करना है ये तो आप देख लो कि जैसे ट्रिपल तलाक है तो आपका ये जीएस आपका 2 का टॉपिक है, जीएस 2 का टॉपिक है। तो बस आपने ट्रिपल तलाक लिखा, जैसे ट्रिपल तलाक लिख लिया, इस तरीके से नोट डाला, इसको गोला लगाया, एक डंडा यहाँ खींचा, लिख दो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो यहाँ से आपका मतलब इस तरीके से एक माइंड मैप आपने तैयार कर लिया। तो यहाँ पहले सबसे पहले ट्रिपल तलाक लिखा, टीटी लिखा, और यहाँ लिख दिया आपने शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। फिर इसी को लिख लो तलाक़ बिद्दत, तलाक़ ए बिद्दत, इसी को बोलते हैं तलाक़ बिद्दत। अब इसको लिख दो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। फिर एक डंडा और बना करके लिख दो कि पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। 2019 में सुप्रीम पार्लियामेंट में एक लॉ भी पास किया गया जिसका नाम है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। और इसने कहा था कि तलाक़ बिद्दत जो है क्रिमिनल एक्ट है एंड पनिशेबल विद 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है ना। तो इसी एक्ट के कारण इसको क्रिमिनल एक्ट बनाया गया है एंड इट्स अ क्रिमिनल एक्ट विद पनिशमेंट अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट तलाक़ बिद्दत के केस में दी जा सकती है। तो यहाँ से अपने 4-5 फैक्ट्स में ही अपन ने इसको पूरी तरीके से एक बार रिवाइज कर लिया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एक और न्यूज़ है यहाँ पे मुस्लिम लॉ से ही रिलेटेड, माइनर मुस्लिम गर्ल्स कैन मैरी विदाउट कंसेंट ऑन अटेनिंग प्यूबर्टी। मतलब कि मुस्लिम गर्ल में 18 साल की उम्र को क्रॉस करना या 21 साल की उम्र को क्रॉस करना ज़रूरी नहीं है फॉर मैरिज, ठीक है ना। एंड वंस द मुस्लिम गर्ल पासेस द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जो 15 साल की एज मानी गई है, प्यूबर्टी की एज मानी गई, वंस यू क्रॉस दैट एज ऑफ प्यूबर्टी यू आर गुड टू गो, है ना, एज पर द लॉ। अब यहाँ पे कैसे इस चीज़ पर आए, तो इस चीज़ पे दिल्ली हाई कोर्ट कैसे आई, इस चीज़ पे दिल्ली हाई कोर्ट आई बाय सीइंग द जजमेंट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑर्डर। पहले तो पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट ऑर्डर उन्होंने देखे। दूसरा, प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ, एक बुक है, याद रखेगा, ये लिख लो आप लोग अपने नोट्स में, प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ बाय सर दिनशाह फरदूनजी मुल्ला। यहाँ पे एक किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ बाय सर दिनशाह फरदूनजी मुल्ला। तो ही हैज़ रिटन दिस
बुक सर दिनशाह फरदून जी मुल्ला ने किताब लिखी है, एंड इन दैट दे हैव मेंशन दैट वंस एज पर द लॉ, जो इनका हाईएस्ट लॉ है, इस्लामिक हाईएस्ट लॉ है, उसके अकॉर्डिंग अगर जो मुस्लिम गर्ल है प्यूबर्टी की एज क्रॉस कर लेती देन शी शुड बी लेफ्ट फॉर दैट, है ना, उसको कर देना चाहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ऐसा बुक में लिखा गया। एंड वही लॉ को फॉलो करते हुए कोर्ट ने भी अपना जो ऑर्डर दिया है दैट इज एज पर दैट प्रिंसिपल्स ऑफ द मोहम्मदन लॉ बुक ओनली, है ना। तो यू कैन नॉट एंटर द प्राइवेट स्फेयर ऑफ दैट लाइफ वंस शी क्रॉसेस द एज ऑफ प्यूबर्टी, है ना, जो कि 15 साल की एज मानी जाती है। तो वंस शी क्रॉस दैट एज शी विल बी मतलब शी कैन डू दैट, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी एज वेल, है ना। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे हम आते हैं एडिटोरियल पार्ट पे। तो यहाँ पे एडिटोरियल में पहला जो एडिटोरियल है वो रिव्यूइंग रिमिशन। अब यहाँ पे ये रिव्यूइंग रिमिशन के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, है ना। देखो आज मैं सारी न्यूज़ आइटम्स बताऊँगा, आज के भी, कल के भी, परसों के भी, और जो भी छूटा है वो पार्ट में बताऊँगा। थोड़ा सा बने रहिएगा, अगर आपने सुन लिया है, कहीं और देखा है तो आपका रिविज़न हो जाएगा, अगर किसी और ने मिस किया है, नहीं बताया होगा तो आपको अच्छा है, कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बस आप देखते रहिए, आपको काफ़ी चीज़ें जो दूसरों ने बताया उससे अच्छा मैं आपको कंटेंट दूंगा और उससे अच्छे से आपको समझाऊंगा भी। तो रिव्यूइंग रिमिशन, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि भाई हमको जुडिशियल रिव्यू चाहिए, जो रिमिशन की ये प्रोसेस है ना उस पर जुडिशियल रिव्यू चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर इट इज़ क्लियर दैट जो अभी रिसेंटली ऑर्डर किया गया है बिल्किस बानो केस में, है ना, बिल्किस बानो केस में जो सर्वाइवर थी, रेप की सर्वाइवर थी, एंड वहाँ पे जितने लोग गैंग रेप के जो कन्विक्ट थे, 11 कन्विक्ट्स वर देयर, जो कि लाइफ टर्म जो कि फेस कर रहे थे, एंड दे वर गिवन द रिमिशन, इनको अब छोड़ने के लिए हामी भर दी गई है। लेकिन इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल जजमेंट ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट। गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत ही कंट्रोवर्शियल तरीके से किया है। क्यों कंट्रोवर्शियल है, क्या प्रॉब्लम थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है, जो रिमिशन देने की पावर है वो अलग अलग जगहों पे बटी हुई है। रिमिशन देने की पावर अलग अलग जगहों पे बटी हुई है। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं कि ये पावर आपके प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट के पास कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 72 के अंतर्गत है। ये पावर आपके गवर्नर के पास है, आर्टिकल 161 के तहत भी गवर्नर के पास है। एंड जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये CRPC में अंडर सेक्शन 432 आपका बोलता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेक्शन 432 क्या बोलता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सस्पेंड और रिमिट अ सेंटेंस और इन होल और इन पार्ट विद और विदाउट कंडीशंस, है ना। तो मतलब कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये दिया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इट शुड इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। जब भी इस तरीके का रिमिशन करेगा स्टेट गवर्नमेंट, दैट शुड बी इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो CRPC में जो डिसीजन है रिमिशन का, दैट इज कैरिड आउट बाय एग्जीक्यूटिव एंड नॉट बाय द जुडिशरी। दस स्टेट गवर्नमेंट इन सम इंस्टेंसेस इन कंसल्टेशन विद द सेंटर, साफ साफ लिखा हुआ है। लेट मी टेल यू दैट एज वेल, वेट वी आर हेयर। मैंने यहाँ पे साफ साफ नोट्स में देखो लिखा भी है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। देखो, the decision of remission is carried out by executive and not by judiciary. Thus the state government in some instances in consultation with the union government, section 435 बोलता है, सेक्शन 435 बोलता है कि भाई इन कंसल्टेशन विद द यूनियन गवर्नमेंट यू कैन अप्रूव द रिमिशन। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात कि रिक्वेस्ट में आपने अप्रूव तो कर दिया, बट क्या आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से आपने क्या परमिशन ली या क्या आपने उनके साथ कंसल्ट किया? सो दैट इज द फर्स्ट बिग क्वेश्चन। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नहीं किया है तो दैट देन द इंटायर प्रोसेस इज फ्लॉड, और अगर ये फ्लॉड है तो फिर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं लेकिन इलीगल या नल एंड वॉइड घोषित कर देना चाहिए बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द जुडिशियल रिव्यू, है ना। तो दैट इज द फर्स्ट मेजर इशू जो कि यहाँ पे हुआ है इस केस में, ठीक है ना। दूसरी चीज़, जो रिमिशन है वो सिस्टम डिफाइंड है 1894 के प्रिजन एक्ट में, 1894 के प्रिजन एक्ट में ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ऑथर ने ये कही कि देखो, जब गुजरात को आपने पावर दी गई कि भाई गुजरात के यहाँ की पॉलिसी के हिसाब से आप करेंगे, फिर आप दूसरा दे रहे हो कि 1992 की पॉलिसी, मतलब कि आप रिट्रोस्पेक्टिव कोई बहुत पुरानी पॉलिसी है उसके बेसिस पे रिमिशन दे रहे हो, जबकि पॉलिसी ऑलरेडी 2014 में चेंज हो चुकी है। बट आप क्या कह रहे हो कि जो उस समय लागू थी, जो उस समय
समय एक्ट हुआ था, जब उस समय जो लागू थी पॉलिसी, उस समय के हम देखो, वो तो पनिशमेंट के केस में हम कर रहे हैं ना, बट लॉ जो चेंज हो रहा है, लॉ अगर चेंज हो रहा है तो वो तो हम मानेंगे ना पुराना। तो दैट इज द सेकंड बिग क्वेश्चन जो कि उठाया गया कि जब पॉलिसी 2014 में चेंज हो गई थी और उसके अकॉर्डिंग ये जो 11 कन्विक्ट हैं इनको रिमिशन नहीं दिया जा सकता है, फिर 1992 की पॉलिसी का यूज़ करके उनको रिमिशन क्यों दिया जा रहा है। सो दैट इज़ अ बिग थिंग। मतलब कल को जेलें जो चल रही हैं या जो भी प्रिजन चल रहे हैं वो तो पुराने लॉ से ही चलते रहेंगे सारे के सारे, है ना। नए पे नया लॉ, पुराने पे पुराना लॉ, तो इससे तो बड़ी दिक्कत होने वाली है ना भाई। जब केस नया हो रहा है तो जब सज़ा नहीं पड़ रही है तो फिर उसको उसके हिसाब से भी तो आपको देखना चाहिए ना। तो दैट इज़ द सेकंड थिंग। तीसरा यहाँ पे ऑथर ने प्रॉब्लम बताया कि प्रॉब्लम यहाँ पे स्टेट का भी है, क्योंकि जो केस है वो ट्रांसफ़र किया गया था फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात। गुजरात को ट्रांसफ़र कर दिया गया था केस, नहीं, इट वॉज ट्रांसफर फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र, ठीक है ना। लेकिन जो पावर है वो किसको दी गई, दे दी गई है, गुजरात को दी गई है ना, कि भैया आप करो, क्योंकि जो एक्ट हुआ था वो आपका कहाँ पे हुआ था, वो गुजरात में हुआ था, ठीक है ना। तो ये भी एक इशू ये था कि गुजरात गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, ना कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जहाँ पे केस ट्रांसफ़र हुआ था, जहाँ पे केस चला है, ठीक है ना। तो दैट इज द थर्ड क्वेश्चन जो कि यहाँ पे उठाया गया है। नाउ द कोर्ट हैज रूल्ड दैट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात वेयर द क्रिमिनल क्राइम अकर्ड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा, कल को आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया कौन सा स्टेट कंसीडर करता है मैटर को, वो स्टेट जहाँ पे क्राइम हुआ है या वो स्टेट जहाँ पे केस चल रहा है। तो देखो साफ साफ कोर्ट ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात वेयर द क्राइम अकर्ड शुड कंसीडर द मैटर एंड नॉट महाराष्ट्र, ठीक है ना, जहाँ पर ट्रायल ट्रांसफर किया गया। तो हालांकि ट्रायल जरूर ट्रांसफर कर दिया गया है महाराष्ट्र के पास, बट स्टिल द डिटरमाइनिंग अथॉरिटी विल बी द स्टेट ऑफ गुजरात वेयर द क्राइम एक्चुअली हैपेंड, वेयर द क्राइम एक्चुअली अकर्ड। तो ये तीसरा चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब लिख लो अपने पास, है ना। ये जो बड़े सवाल है या बड़ा कोई निचोड़ आपको मिलता है ना, जैसे ये आपको समझ में आ गया कि भाई वो स्टेट डिटरमाइन करता है जहाँ पे क्राइम हुआ था। दूसरा, लॉ जो इन्फोर्स था केस के समय, वही लॉ और रिविजन में भी वही पॉलिसी लगेगी। भैया सुप्रीम कोर्ट तो अभी यही स्टैंड लेके चल रहा है ना, इसलिए तो 1992 की पॉलिसी लग रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। इसके अलावा एक और चीज़ जो गड़बड़ हुई वो ये गड़बड़ हुई, जो रिमिशन की कमेटी बनती है उसमें इन्होंने क्या किया कि बीजेपी के ही 2 लोगों को ले लिया। नाउ दिस 2 बीजेपी लेजिस्लेटर्स वर देयर। लेकिन आइडली जो एक कमेटी बननी चाहिए, रिमिशन पैनल बनना चाहिए, तो उसमें सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंचार्ज ऑफ द होम और लॉ, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जज, इसके अलावा प्रिजन सुपरिटेंडेंट, इसके अलावा ऑफिसर्स हु डील विद प्रोबेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स, ये सारे मिल करके एक रिमिशन पैनल बनाते हैं और उसके बाद ये डिसीजन होना चाहिए कि किसको रिमिशन देना है किसको नहीं। बट यहाँ पे बीजेपी के ही 2 लेजिस्लेटर्स बैठ करके डिसाइड कर रहे हैं। सो दैट वाज अनदर थिंग विच वाज वेरी मतलब प्रॉब्लमैटिक इन दिस केस, एंड दैट इज द रीजन वाई द जुडिशियल रिव्यू फॉर द जजमेंट इन बिल्किस बानो केस, जो रिमिशन का जजमेंट है उसके ऊपर बेसिकली जुडिशियल रिव्यू कहा जा रहा है कि भैया गवर्नमेंट का जो एक्ट है उसका जुडिशियल रिव्यू करो। अब आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इससे किस तरीके से सुनती है, क्या उसमें रूलिंग देती है, क्या जजमेंट देती है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वेदर जुडिशरी कैन हैव अ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑन दैट और नॉट। तो ये भी बहुत बड़ा एक इशू है। हालांकि मेरे हिसाब से तो जुडिशरी के पास ये पावर रहनी चाहिए। अब देखते हैं क्या इसमें जजमेंट आता है। अगला जो आर्टिकल है द केस ऑफ मिसिंग साइंटिफिक इंडियन, ये ऑथर ने बात की रिगार्डिंग द लॉस ऑफ साइंटिफिक टेम्पर इन इंडिया। तो ऑथर ने बोला कि भाई देखो इंडिया में अगर आप देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वो है लॉस ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि लोगों में साइंटिफिक टेम्पर की कमी देखने को मिली है। अब साइंटिफिक टेम्पर जब मैं बोलता हूँ तो आप लोगों को अपने संविधान का आपको वो याद आ जाना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी याद आनी चाहिए, है ना। फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A याद है आप लोग को, फंडामेंटल ड्यूटी 51A के अंतर्गत, है ना, जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में इंट्रोड्यूस की गई थी। उसमें कहा गया था इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। याद रखिएगा क्या क्या कहा गया है कि भैया डेवलप करो क्या क्या, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 51A के तहत फंडामेंटल ड्यूटी में ऑलरेडी कहा गया है, ठीक है। लेकिन वहीं पे क्या हम फंडामेंटल अपनी ड्यूटी मान रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं मान रहे। क्यों? बिकॉज इवन द साइंटिस्ट्स आर नॉट फॉलोइंग दैट, इवन द साइंटिस्ट्स आर नॉट फॉलोइंग दैट एंड इट हैज़ फेल्ड टू प्रोपोगेट द साइंटिफिक लिटरेसी अमंग द पब्लिक एंड अमंग द साइंटिस्ट्स एज वेल। तो ऑथर का तो ये दुख है कि भैया ना केवल आम जनता बल्कि साइंटिस्ट भी जो आपकी
साइंटिफिक लिटरेसी है उसको लैक करते हैं, उसको लूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे बहुत सारी चीज़ों के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि अभी भी जो नॉन साइंटिफिक माइंडसेट है वो गया नहीं है। बहुत जगहों पे अगर आप देखें तो नॉन साइंटिफिक माइंडसेट अभी भी है, जो कि हमारी सोसाइटी को काफ़ी पीछे ले जा रहा है, काफ़ी रिट्रोग्रेसिव यानी कि पीछे की तरफ ले जा रहा है, आगे की तरफ नहीं ले जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऑथर ने कहा कि देखो बहुत पहले से हमने शुरुआत कर दी थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, मतलब प्रयास करना, IITs बनवाना, IIM बनवाना, रिसर्च डेवलपमेंट साइंस, IISER, IISc, ये सारे इंस्टीट्यूट्स का आना ही अपने आप में यह है कि हमने रिसर्च डेवलपमेंट साइंटिफिक टेम्पर लाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। लेकिन साथ ही साथ इंडिया में आज भी साइंस जो है वो हाफ हार्टेड ही है, साइंस के प्रति जो एफर्ट्स हैं वो भी हाफ हार्टेड हैं। इसीलिए 1930s के बाद कोई ऐसा प्रॉपर इंडियन नहीं हुआ जिसको कि नोबेल प्राइज़ दिया गया हो साइंस के फील्ड में ना। अगर आप CV रमन जी को छोड़ दें, उसके बाद जितने भी हैं वो अमेरिकन कहीं ना कहीं अटैचमेंट है उनका, इसीलिए उनको मिला है। अदरवाइज बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडियंस टू रिसीव द नोबेल प्राइज़, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में हमने रिसर्च ही नहीं किया। दूसरी चीज़ ऑथर ने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि भाई इंडिया के जो लोग हैं काफ़ी बड़े बड़े लेवल पे जो हैं, मतलब इनफैक्ट सेलिब्रिटी लेवल पे जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियन लेवल पे जो लोग हैं, इनफैक्ट साइंस लेवल पे जो लोग हैं, वो सब भी कई बार ऐसी बातें करते हुए नजर आए जिससे समझ में आता है कि इंडिया में जो साइंस का भी जो स्टेचर होना चाहिए वैसा नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कई लोगों ने कोविड के समय आपने सुना होगा कहा कि भैया गोबर से आप कोविड की दवाई बना सकते, मतलब गोबर का केक खाओ, यू ईट गोबर केक एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम कोरोना एंड ऑल, है ना। तो अब आप सोचो व्हाट इज़ द साइंटिफिक बैकिंग फॉर दिस, मतलब इसके ऊपर क्या रिसर्च किया गया, क्या कहा, किस तरीके से आपने बोल दिया। तो दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। तो ऑथर ने कहा कि बहुत सारी ऑब्सक्योर चीज़ें हैं जो कि कही जाती हैं, न केवल पब्लिक लेवल पे, आम पब्लिक लेवल पे, बल्कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे भी, या बड़े कहना चाहिए सेलिब्रिटी लेवल पे भी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो कि ये दिखाती हैं कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेम्पर की जो कमी है काफ़ी ज़्यादा है। ऑथर ने इन्हीं चीज़ों को स्यूडो साइंस का नाम दिया। जैसे कई चीज़ों में हम अभी भी ग्लोरीफाई करते हैं कि भाई जो पुष्पक विमान बना था ना, वो इंडिया ने बहुत पहले पुष्पक विमान का कंसेप्ट दे दिया था, रावण के समय पे ही पुष्पक विमान का कंसेप्ट था। देखो अगर हम यही चीज़ें ग्लोरीफाई करते रहे, हम हाँ डेफिनेटली सॉफ्ट पावर में हम बहुत आगे हो जाएंगे, ग्लोरीफाई करेंगे, अपने आप को सेल्फ अपीजमेंट करेंगे, तो हम पुरानी चीज़ों को ग्लोरीफाई करने से हाँ हो सकता है कि हम अपीज़ कर लें जनता को, जनता का थोड़ा सा हम बेनिफिट ले लें, या हो सकता है कि लोग हमारा नाम ज़रूर होगा, लेकिन असलियत में तो हम सबको पता है कि इससे जो है वो प्रेजेंट जनरेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो दूर नहीं होंगी, है ना। प्रेजेंट जनरेशन में तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। तो ये एक बड़ा इशू है जो कि ऑथर ने यहाँ पे हाईलाइट किया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि देखो कुछ भी चीज़ें जो स्यूडो साइंसेज या कोई स्यूडो साइंटिफिक फैक्ट अगर लोग कह रहे हैं तो उसको लोगों को ऐसे ही विश्वास नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली उनके पीछे रिसर्च होनी चाहिए, एंड जब तक कि वो किसी एक जस्टिफाइड सोर्स से ना आ रही हो तब तक वी शुड नॉट कंसीडर दैट एज वेल। एंड हमको अपने बच्चों में और अपने आने वाली जो प्रोजनीज, जो हमारे आने वाली जनरेशन है, उनको भी ये चीज़ समझानी चाहिए कि जब तक हम साइंटिफिक वे में थिंकिंग नहीं लाएंगे, जब तक हम रेशनल थिंकिंग या साइंटिफिक वे में थिंकिंग नहीं लाएंगे, तब तक हम कभी भी ट्रूली नॉलेजेबल नहीं बन पाएंगे ना। तो ट्रूली नॉलेजेबल हमको अगर बनना है तो हमको कॉग्निटिव माइंड, हमारी साइंटिफिक थिंकिंग, हमें अपनी लॉजिकल रीजनिंग, हमको अपनी रैशनैलिटी, इन सब के साथ आगे बढ़ना होगा, ना कि ऐसा कि कोई किसी ने कुछ बोला हमने माना और आगे बढ़ गए, है ना। तो वी शुड अवॉइड एक्टिंग इन दैट वे, है ना। सो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर इज वन ऑफ द थिंग्स दैट इज रूइनिंग इंडियाज ओन साइंटिफिक कल्चर, है ना। तो हमको अपना साइंटिफिक कल्चर लूज नहीं करना। बहुत ही जल्दी मैं भी देखना चाहता हूँ, हम भी देखना चाहते हैं कि कोई इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन सब में फिर से आए, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट। अगला आर्टिकल है द इम्प्लीकेशन ऑफ द 5G रोल आउट फॉर लॉ इन्फोर्समेंट। अब यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले बात की भैया कि देखो 5G रोल आउट के फ़ायदे क्या क्या हैं। डेफिनेटली 5G रोल आउट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इंटरनेट स्पीड अगर अच्छी होगी आपकी तो लेटेंसी कम रहेगी। लेटेंसी मतलब जो लैग होता था, डेटा का सोर्स से डेस्टिनेशन में पहुँचने का जो टाइम लगता है उसको लेटेंसी बोलते हैं। याद रखिएगा, डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंसी। मतलब आपने कोई चीज़ क्लिक की, अब उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक जब तक पहुँची, जब वो पेज खुला, तो इसके बीच में जो टाइम आपका लैप्स हुआ वो आपका क्या कहलाता है, दैट टाइमिंग इज नोन एज द लेटेंसी। अब ऑथर ने यहाँ पे ये बोला कि देखो
फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका जो बहुत सारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आप टेक्नोलॉजी पे ही चल रहा है। पुलिस के फॉर एग्जांपल CCTNS का यूज़ करती है पुलिस, वहाँ पे इंटरनेट की ज़रूरत है। प्रिजन प्रिजन यूज़ करता है, वहाँ पे ज़रूरत है। प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन यूज़ करता है, वहाँ पे ज़रूरत है। ना केवल ये सारी चीज़ें, आपका कोर्ट MIS यूज़ करता है, CIS यूज़ करता है, सॉरी कोर्ट्स यूज़ करता है, वहाँ पे ज़रूरत है। तो पूरा का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अगर मैं आपको बताऊँ तो इस समय टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है पूरा का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है ना। अब ऐसे में अगर आप इस तरीके का 5G का रोल आउट करते हैं तो जो आपका क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटरनेट का, वो काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। दैट विल वर्क इन अ बेटर वे, ठीक है ना। इसके अलावा इंडिया में कई बॉडीज़ हैं, आपको पता है CERT नाम की बॉडी, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है। हम नेट ग्रिड का आइडिया लेकर के आए, जिसमें हमने बोला कि भाई जितनी भी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो ग्रिड बनाएंगी, तो यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र और ये सारी चीज़ें काफ़ी फास्ट हो गया, काफ़ी फास्ट एंड फ्री फ्लो ऑफ डेटा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। न केवल हमारी जो पुलिस सर्विसेज हैं, पुलिस की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, बल्कि कई डिवाइसेज हैं। फॉर एग्जांपल फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी अभी दिल्ली में न्यूज़ में था, है ना। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन हो गया, ड्रोन्स का एप्लीकेशन हो गया, CCTVs का एप्लीकेशन हो गया। ये काफ़ी फास्ट हो जाएगा, काफ़ी इसमें से टाइम जो हमारा लगता था ना, दैट टाइम विल रिड्यूस, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो पुलिस का टास्क है, अभी जैसे कई बार हेजी इमेजेस आती हैं, वो जो इमेजेस हैं वो अब और क्लियर आने लगेंगी इन सारी चीज़ों से आने के बाद, इंटरनेट के आने के बाद, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। ये भी एक बेनिफिट होगा। और इसके अलावा जो हम जैसे कई बार फिंगरप्रिंट का यूज़ करते हैं, कई बार पुलिस फिंगरप्रिंट का यूज़ करती है, बट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट कनेक्टिविटी वो इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कोई डिवाइस काम। तो हार्डवेयर्स की भी फंक्शनिंग बढ़ेगी, ना केवल सॉफ्टवेयर की फंक्शनिंग इंप्रूव होगी, हार्डवेयर की भी फंक्शनिंग इंप्रूव होगी। और ऑब्वियसली जैसे ही आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की फंक्शनिंग इंप्रूव करें तो आपकी ओवरऑल जो संस्था है, जो ओवरऑल संस्था मतलब कि पुलिस हो गई या प्रिजन हो गया या आपका कोर्ट्स हो गया, इन सब की परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिकली आपकी इंप्रूव होने लगेगी। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ यूजिंग अ फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड ऑल, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आप लिखा है 5G विल अलाउ रैपिड एंड सिक्योर कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज बिटवीन सिविलियंस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स। तो ये भी एक फ़ायदा है जो कि यहाँ पे होगा, है ना। पुलिस जो है दे कैन रिमोटली एक्सेस एंड एनालाइज द क्राइम डेटा, है ना। क्राइम का डेटा, क्रिमिनल का डेटा जो है पुलिस को एक्सेस करने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। जब आपका फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो आप डेटा भी फास्ट एक्सेस कर पाते हो, उसमें जो टाइम लगता है वो आप कम कर देते हो, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ दैट। लेकिन इनके आने से चैलेंजेस भी बढ़ेंगे। अब ऑब्वियसली चैलेंजेस बढ़ेंगे। सबसे पहले चूंकि डेटा की बात चल रही है तो ऑब्वियसली डेटा सिक्योरिटी, डेटा की जो सिक्योरिटी है दैट विल बी पैरामाउंट। सेकंड है डेटा प्राइवेसी, डेटा की प्राइवेसी विल बी पैरामाउंट। तो दो इश्यूज तो आपके प्राइवेसी और सिक्योरिटी के हो गए, है ना, चूंकि डेटा की बात चल रही थी, है ना। अब जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इनका यूज़ कर रही है, देखो अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझना कि केवल ऐसा तो नहीं कि ये सारी सुविधाएं केवल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मिलेगी। ये सुविधाएं इन लॉ इन्फोर्समेंट के साथ साथ आपकी जो बाकी के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या बाकी का जो कि अगेंस्ट द स्टेट हैं, ऐसे एक्टर्स भी तो ये टेक्नोलॉजी एक्सेस करेंगे, उनका भी कम्युनिकेशन तो फास्ट होगा, उनका भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट होगा। तो दैट इज़ द मेजर ब्लो। ऑथर ने कहा कि देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस या सिर्फ आपका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पार्ट्स हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं, इस फास्ट इंटरनेट को, इसको सब यूज़ करेंगे ना। तो ऑब्वियसली इसको यूज़ करने वाले क्रिमिनल्स भी होंगे, इसको यूज़ करने वाले टेररिस्ट भी होंगे, इसको यूज़ करने वाले एक्सट्रीमिस्ट भी होंगे, और कहीं ना कहीं वो सभी इसका मिसयूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही कहा कि यहाँ पे देखो क्या है, विजिलेंस बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप कैसे इससे आगे हट से बच सकते हो, तो ऑथर ने कहा ऑब्वियसली विजिलेंस, क्योंकि पूरा का पूरा जो इसका आपको जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो ट्रैक करते रहने पड़ेंगे। डिजिटल फुटप्रिंट आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, अलग अलग संस्थाओं के, अलग अलग जो भी ग्रुप्स हैं, टेरर ग्रुप्स हैं जो आपके राडार में ऑलरेडी रहते हैं, उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स आपको ट्रेस करने पड़ेंगे, ट्रैक करते पड़ेंगे, तभी जा करके आप कहीं इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ एंड सिक्योर रख सकते हो। तो साइबर सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं उनको आप दूर करने की कोशिश करें। उसके नेटवर्क की आप अलग से, जैसे नेटवर्क की आप सिक्योरिटी हार्डनिंग करवाएं, है ना। इसको लिख लो, नेटवर्क की सिक्योरिटी हार्डनिंग,
सिक्योरिटी हार्डनिंग मतलब कि अलग अलग मेजर्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम फायरवॉल लगवाते हैं ना, फायरवॉल लगवाते हैं, या हम वो लगवा लेते हैं, उसमें पासवर्ड डालते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं, HTTPS यानी कि सिक्योर बनाते हैं अपनी वेबसाइट को, ताकि जो हमारा डेटा है, पेमेंट का डेटा, वो कहीं और ना जाए। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें यही ऑथर ने कहा कि करने की ज़रूरत है। इसी को एक और टर्म दिया गया साइबर हाइजीन, एक टर्म दिया गया साइबर हाइजीन। तो ये टर्म भी आप लोग लिख लीजिए। साइबर हाइजीन एक बेसिकली ऐसी हैबिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जो कि इंश्योर करती हैं सेफ हैंडलिंग ऑफ क्रिटिकल डेटा। इट इंश्योर्स सेफ हैंडलिंग ऑफ क्रिटिकल डेटा एंड फॉर सिक्योरिंग नेटवर्क्स। याद रखिएगा, सेफ हैंडलिंग ऑफ क्रिटिकल डेटा के लिए आप साइबर हाइजीन का यूज़ करते हो, ठीक है ना। तो अब देखो कौन कौन से अटैक हो सकते हैं। तो ऑथर ने कहा कि जब लोग मिसयूज़ करेंगे तो ये अटैक हैं, बॉटनेट अटैक हो गया, मैन इन द मिडिल अटैक हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो गया, या मतलब ये सारे अटैक्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। दे आर पॉसिबल कंडीशंस विच कैन हैपन वंस द आपका क्रिटिकल IT इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ कॉम्प्रोमाइज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट। तो ऑथर ने कहा कि क्रिमिनल्स यूज़ कर सकते हैं, दे कैन कंसील देयर आइडेंटिटी, दे कैन मेक डिस्टेंट कनेक्शंस, कम्युनिकेशंस, इस तरीके से वो भी मिसयूज़ कर सकते। तो यहाँ पे भी हमको देखभाल करनी पड़ेगी। दैट इज़ व्हाट द मेन पॉइंट ऑफ ऑथर इज़, है ना। ऑथर का मेन पॉइंट यही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑथर ने और क्या चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको दिमाग पर रखनी। फर्स्ट, पुलिस विल नीड टू बी ट्रेंड सो दैट दे रिकॉग्नाइज न्यू 5G इनेबल्ड क्राइम्स। तो यहाँ सबसे पहले ऑथर ने कहा कि भैया पुलिस को एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दो, ताकि जो 5G के जो नए क्राइम्स हैं 5G के आने के बाद, उनके लिए पुलिस को तैयार करके रखो। सेकेंड, उन्होंने कहा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फोकसिंग ऑन, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करो। कुल मिलाकर के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करो ताकि लोगों को डिटेल तो दी जा सके। ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी फोकसिंग ऑन सच क्राइम्स दैट मस्ट बी डेवलप्ड ना। तो लोगों को न केवल इस टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, बल्कि कौन कौन से क्राइम्स ऐसे हो सकते हैं जो कि एसोसिएट हो जाएं, फ्यूचर में वो अकर कर जाएं, है ना। तो ये अच्छी चीज़ है कि अभी से हम इस चीज़ पर ध्यान दे दें। तो then the government and telecom companies could think of setting up of a 5G क्राइम मॉनिटरिंग टास्क फोर्स। तो एक 5G क्राइम मॉनिटरिंग टास्क फोर्स बनाने के लिए यहाँ पे आवेदन की दिया गया है कि भैया आप लोग एक टास्क फोर्स बनाओ जो कि क्राइम मॉनिटरिंग टास्क फोर्स रहेगी, और नए क्राइम्स को पहचानना और काउंटर मेजर्स सजेस्ट करना, ये आपका काम रहेगा, ठीक है ना। दैट विल बी टू आइडेंटिफाई द न्यू टास्क्स एंड फॉर डेवलपिंग द काउंटर मेजर्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो इम्पेरेटिव टू क्रिएट रेगुलेशंस दैट मेक इट अ क्राइम फॉर पीपल टू यूज़ 5G टेक्नोलॉजीज टू कमिट क्राइम्स। ऑब्वियसली ऑथर ने कहा कि लेजिस्लेशन में 5G को जरूर डालो, और कोई अगर व्यक्ति हैक कर रहा है, कोई अगर दूसरा व्यक्ति बिना परमिशन के इन्फॉर्मेशन ले रहा है 5G टेक्नोलॉजी में, तो उसके ऊपर डेफिनेटली आपको मतलब रेगुलेशंस बनाने चाहिए और उसको पनिश करने के लिए प्रावधान भी बनाए जाने चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड थोड़ा लिबर्टी इसमें पुलिस को भी दी जानी चाहिए। पुलिस को लिबर्टी दो, और अपनी जो कंपनीज है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको बोलो कि भैया आप लोग इनको जब भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रहे तो आप इनके साथ कोऑपरेट करें, और अगर किसी विक्टिम की या परपेट्रेटर की लोकेशन इनको ट्रैक करनी है तो उसको मदद भी किया करें, ठीक है ना। तो बेसिकली ऑथर ने यही कहा है कि कुल मिलाकर के कि ना केवल कंपनीज़ का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, रेगुलेशन भी उसके लिए बनाने की बात ऑथर ने कही है, और जो भी पुलिस ऑफिसर्स उनकी प्रॉपर मदद की जाए, है ना। ये भी एक अच्छी पॉइंट उन्होंने बोला। दूसरा ऑथर ने एक अच्छा पॉइंट बोला कि जो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा ट्रेनिंग में ये बताया जाए कि नए कौन से क्राइम ऐसे हैं जो 5G इनेबल्ड क्राइम्स हैं या 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद हो सकते हैं। तो काफ़ी कुछ जानकारी जो है वो लोगों तक पहुँचेगी, इन काफ़ी कुछ अच्छे से वो इसको बेटर यूज़ कर पाएंगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला जो आर्टिकल है वो फिरोज़ वरुण गांधी ने लिखा है। आर्टिकल का नाम है आर फ्रीबीज अ वे टू मेक स्टेट टू मास्क स्टेट इन एक्शन। ऑथर ने बहुत अच्छी बात बोली है। ऑथर ने कहा कि जो फ्रीबीज़ का कल्चर है ना, देखो हर तरह का फ्रीबीज़, पहले तो हमको दिमाग में बैठा लेना है कि हर तरीके का फ्रीबीज़ नुकसान नहीं करता, ये चीज़ क्लियर है अभी भी। वरुण गांधी ने भी आज आर्टिकल में यही बात बोली कि भैया हर तरीके का फ्रीबीज़ नहीं नुकसान करता है, कुछ तरीके का फ्रीबीज़ ज़रूर ऐसा है जो नुकसान करता है। फॉर एग्जांपल आपने अनाउंस कर दिया कि सबको एक एक होंडा सिटी कार दी जाएगी और सबको एक एक घर दिया जाएगा जब भी मतलब हम चुनाव जीतेंगे तब। तो आप होंडा सिटी और घर के लालच में देखो, हो सकता है लोग आपको वोट दे दे, हो सकता है आपको विक्ट्री मिल भी जाए, बट एक्चुअली दैट
दैट इज़ अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। एंड ऑथर ने कहा ऐसे जो फ्रीबीज़न को रोकने की ज़रूरत है, जो ऐसे प्रोमिसेस हैं जो कि स्टेट को, न केवल स्टेट को बल्कि बैंक्स को, न केवल बैंक्स को बल्कि ओवरऑल इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है स्टेट का और देन नेशन का कहना चाहिए, तो उसको जो चीज़ नुकसान पहुंचाए ये चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ऐसे फ्रीबीज़ को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इससे इफेक्ट किसको पड़ता है, ऑब्वियसली जो टैक्स पेयर है उसको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि उसके पास टैक्स पे करने के लिए तो बढ़ता रहेगा, है ना। ऑब्वियसली फ्रीबीज का पैसा भी तो कहीं ना कहीं से सोर्स किया जाएगा ना, तो जब पैसा सोर्स किया जाएगा तो किया जाएगा ऑब्वियसली टैक्स पेयर की मनी से ही किया जाएगा। तो ऑथर ने वही कहा कि देखो टैक्स पेयर का पैसा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन वो जाए भी तो ऐसी चीज़ों में जाए जो वाकई उनका डेवलपमेंट करे। फॉर एग्जाम्पल अगर मिड डे मील की मैं बात करूँ तो मिड डे मील एक ऐसी स्कीम है जिससे बच्चे स्कूल आते हैं, जब स्कूल आएंगे तो ऑब्वियसली वो बेटर ह्यूमन रिसोर्स बन पाएंगे, बेटर ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे तो लोग घर में कमाई कर सकते हैं, कुछ ऑफिसर बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आप खर्चा करो ना, आप कहाँ कर रहे हो, आप उनको बोल रहे हो भैया सबको वॉशिंग मशीन दी जाएगी, सबको ये, भाई कपड़े तो वो हाथ से भी धो सकता है व्यक्ति, लेकिन पढ़ाई नहीं कर सकता अपने आप से, वो अपना इलाज नहीं कर सकता अपने आप से। तो इफ़ यू आर गिविंग द मनी फॉर हेल्थ एजुकेशन एंड दीज पर्पसेज, स्किल डेवलपमेंट एंड ऑल, तब तो ओके है, लेकिन यू आर गिविंग द मनी फॉर देयर एन्जॉयमेंट, फॉर देयर लग्जरीज, फॉर दैट, तो ये जो ओवर एंड आउट वेलफेयरिज्म है ना, दिस विल लीड टू अ वेरी रॉन्ग पाथ फॉर इंडिया, जो फ्रीबी कल्चर है उसको थोड़ा सा हमको उस पर रेगुलेटेड करने की जरूरत है। उसको भले आप खराब मत करो, भले बंद मत करो, बट इट इज़ स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट दिस प्रैक्टिस ऑफ फ्रीबी गिविंग, है ना। तो ये ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ऑथर ने इसमें एक सजेशन ये भी दिया है कि भाई स्कीम्स को आप डिवाइड करिए कि विच वन इज़ एसेंशियल एंड विच वन इज़ अ ट्रूली फ्रीबी स्कीम। और अगर आपको डिफाइन करने में दिक्कत हो रही है कि कौन सी फ्रीबी है कौन सी एसेंशियल, तो आप एक बोर्ड बनाइए, एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन लेकर के कि भैया पहले पता लगाया जाएगा, उसके बाद वो परमिशन दी जाएगी, उसके बाद ही आपको ये फ्रीबी दिया जाएगा। अदरवाइज क्या कर रहे हैं, यू आर इंसल्टिंग द इंडियन वोटर। आप ऑथर ने बहुत अच्छा पॉइंट रहा है कि ये इंसल्ट है इंडियन वोटर की जो फ्रीबी देख करके वोट कर रहा है। एक जहाँ पे आप वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वो कहे जा रहे हैं, और दूसरा लोग हंसेंगे नहीं आपको कि भैया यहाँ पे रेवड़ी कल्चर को देख करके वोट दिया जाता है और इस तरह से फ्रीबी को देख करके वोट दिया जाता है। तो दैट इज़ अ बिग इशू जो कि यहाँ पे ऑथर ने उठाया है। आई होप यू आर क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा इस आर्टिकल से। आगे बात करते हैं रिवाइविंग द चाबहार पोर्ट। तो चाबहार पोर्ट आप सबको पता है कि दोबारा से काफ़ी उस पर जोर दिया जा रहा है नाउ, क्योंकि ईरान भी अब न्यूक्लियर पैक्ट को लेकर के और इंडिया के साथ रिलेशन बनाने वाला है। हमारे यहाँ के मिनिस्टर्स भी अब जाने वाले हैं वहाँ पे, जो यूनियन मिनिस्टर शिपिंग मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, वो जाने वाले हैं आपके ईरान के विजिट में। और ऐसे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बात चल रही है वहाँ पे शाहिद बेहस्ती करके पोर्ट है ना, शाहिद बेहस्ती पोर्ट विच इज़ अ ट्रांजिट हब, एंड उसको लिंक करने की बात चल रही है इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर से। तो यहाँ पे शाहिद बेहस्ती पोर्ट, चाबहार पोर्ट और INSTC जो है, इन सबकी बात हम एक एक करके कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कुछ चाबहार पोर्ट आपको जो बनाया गया था वो बनाया गया था ईरान में, गल्फ ऑफ ओमान वहीं पर है, वहीं पे उसको बनाया गया है। और आपका दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की, ये आपका जो सेंट्रल एशिया में आपकी एंट्री थी, इंडिया की एंट्री सेंट्रल एशिया में जो करने के लिए एंट्री थी, वो वहाँ पे हम पाकिस्तान को बाईपास कर देते, मतलब अफ़गानिस्तान हमको जाने के लिए फिर हम ईरान के वाया जाते, ना कि पाकिस्तान के वाया। और कैसे जाते, ऑब्वियसली वहाँ पे हम ज़रूर पहले तो मतलब हम यहाँ से पहुँचते गल्फ ऑफ ओमान के रास्ते पहुँचते हम चाबहार से फिर ज़रांज दिलाराम हाईवे, आपको याद होगा ज़रांज दिलाराम हाईवे, जो कि वहाँ से अफ़गानिस्तान तक कनेक्टिविटी थी, उसके थ्रू हम जा रहे थे, ठीक है ना। एक बार मैं आपको मैप में शोकेस करता हूँ। तो ये आपको मैप दिख रहा है, दिस इज़ द मैप, एंड यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पे इंडिया वाला पार्ट है, हमारा इंडिया का पार्ट है, ठीक है ना। इंडिया से यहाँ पे आप गए, यहाँ गल्फ ऑफ ओमान, दिस इज़ गल्फ ऑफ ओमान, दिस इज़ ईरान का यहाँ पे चाबहार पोर्ट। अब चाबहार से यहाँ पे देखो, यहाँ से आप जब जाओगे तो यहाँ पे एक जरांज नाम की जगह आपको दिखेगी, फिर यहाँ पे अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आपको दिलाराम दिखेगा। तो चाबहार पोर्ट से पहले तो आप जरांज गए, जरांज के बाद आप कहाँ गए, दिलाराम गए। तो इतनी बड़ी कनेक्टिविटी है, लेकिन बीच में काफ़ी इशूज़ चल गए थे, जिस कारण से इंडिया को लग रहा था कि नहीं दिया जाएगा, नाउ दिस पार्ट वोंट बी गिवन टू इंडिया। तो काफ़ी इशूज़ चल रहे थे उस समय, ठीक है ना। तो बीच में बोला कि भाई जरांज दिलाराम को जो काम बचा हुआ पार्ट है वो इंडिया उसको नहीं करेगा, है ना। तो ये सारे इशूज़ थे, लेकिन हाँ, हमको इन सारे इशूज़ को हमने सॉर्ट आउट किया है, बातचीत की है, ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इसमें बातचीत भी लगी है, और अब बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें डेफिनेटली आगे बढ़ाएं और जो जिसका रियल यूज़ है चाबहार का वो हम करें। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन करके IPGCFZ
अथॉरिटी जो है ये ऑपरेशंस हैंडल कर रही है चाबहार पोर्ट के। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन इसको नाम दिया गया है और ये 2018 से ही ऑपरेशंस को हैंडल कर रही है। जब से इसने ऑपरेशंस हैंडल किए हैं तब से 215 वेसल्स इसने 16,000 TEU यानी कि 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट जो है यहाँ से मूव कर दी गई है। मूव मतलब यहाँ से ट्रांजिट किया गया, तो काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ किया जा रहा है ऑब्वियसली, लेकिन हाँ हमको और ज़्यादा इसको बढ़ाने की ज़रूरत है और इसका हम उपयोग करें। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो इस न्यूज़ आर्टिकल में है वो INSTC के बारे में। तो इसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर कहा जाता है। देखो, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, तो ये एक मल्टी मोडल का मतलब क्या है, अलग अलग मोड्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा। जैसे इसमें शिप का भी रूट है, इसमें रेल का भी रूट है, फिर इसमें रोड का भी रूट रहेगा और ये फ्रीट मूवमेंट के लिए बिटवीन इंडिया, रशिया एंड ईरान। याद रखिएगा, इंडिया, रशिया, ईरान ये 3 मेन कंट्रीज हैं। इसके अलावा यूरोप और सेंट्रल एशिया तक ये जाएगा, ठीक है ना। तो मल्टी मोडल है, इसमें इंडिया, रशिया, ईरान तो है ही, और फिर जो ट्रांजिट होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, इंडिया से अगर यूरोप जाना है, इंडिया से सेंट्रल एशिया जाना है, तो वहाँ पे हम फिर ये मल्टी मोडल रूट्स का यूज़ करके INSTC के थ्रू इसको भेजेंगे। ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है रशिया, इंडिया और ईरान द्वारा 2000 में। 2000 ईयर में सेंट पीटर्सबर्ग में इसकी शुरुआत की गई थी एंड एग्रीमेंट जो साइन किया गया था दैट वाज इन 2002 में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट ऑल्सो, ठीक है ना। अब अभी ईरान के लिए हम बोल रहे हैं, जैसे कि ईरान में जो शाहिद बेहेस्ती पोर्ट है, तो नाम याद रखिएगा। लेट मी टेल यू, शो यू दैट इन मैप ऑल्सो। तो ये जो आपको चाबहार दिख रहा है ना, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान में चाबहार दिख रहा है और पाकिस्तान में ग्वादर दिख रहा होगा। तो चाबहार का ही दूसरा नाम शाहिद बेहेस्ती पोर्ट है। शाहिद बेहेस्ती पोर्ट, याद रखिएगा, शाहिद बेहेस्ती पोर्ट चाबहार का ही दूसरा नाम है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना था, इसलिए मैंने दोबारा से मैप खोल करके आपको दिखाया। इसी में आपको क्लियर भी हो जाएगा कि ये आपको जब जाएंगे गल्फ ऑफ ओमान से, यहाँ पे आपको पहले जहेदान मिल जाएगा और फिर अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे आपका जरांज है और उसके आगे फिर जरांज के आगे देखो फिर काबुल तक पूरा ये नेटवर्क जाता है, रोड रेल नेटवर्क जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना। शाहिद बेहेस्ती को भी INSTC का पार्ट बनाने की बात जो है वो चल रही थी। और यहाँ पे इंडिया की तरफ से ये कांडला पोर्ट आपको गुजरात में दिख रहा है, कांडला पोर्ट से हम यहाँ कनेक्टेड है। पाकिस्तान ने देखा सीखी में, फिर वहाँ पे ग्वादर पोर्ट बनाया था। तो ये भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ द मैप फॉर दैट। अब इंडिया और ईरान के रिलेशन वैसे तो अच्छे थे, लेकिन इंडिया ईरान के रिलेशन में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आउटसाइड इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम है। कैसे? आउटसाइड इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे इंडिया के रिलेशन को हमेशा अमेरिका ने मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर किया है। वो बोल रहा है भाई कि ईरान के साथ डील मत करो, ईरान के साथ ऑयल मत ट्रांसफ़र करो, ये सारी चीज़ें। बीच में जब ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर हो गया तब भी हमको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो यही रीज़न है कि क्यों इंडिया बहुत फुल फ्लेज तरीके से ईरान के साथ अपने रिलेशनशिप्स को आगे नहीं बढ़ा पाया है। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ईरान का फुल यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि ईरान इज़ अ की टू सेंट्रल एशिया, ईरान इज़ द की टू यूरोप ऑल्सो, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईरान फॉर इंडिया स्पेशली, एंड वो रीज़न है कि हमको क्यों ज़रूरी रहेगा ईरान आगे आने वाले समय में भी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला जो आर्टिकल है वो है अकल्चरेशन। ना व्हाट इज़ दिस अकल्चरेशन? तो ये अकल्चरेशन का जो कंसेप्ट है वो 1880s में कॉइन किया गया था बाय अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जॉन वीजली। याद रखिएगा, जॉन वीजली ने 1880 में इस कंसेप्ट को दिया था, द कंसेप्ट ऑफ अकल्चरेशन, ठीक है ना। एंड ही डिफाइंड इट एज अ साइकोलॉजिकल चेंज इंड्यूस्ड इन पीपल ड्यू टू क्रॉस कल्चरल इमिटेशन। यानी कि जब आप दूसरे कल्चर के लोगों के साथ मिलते हैं, व्हाट यू डू, यू स्टार्ट टेकिंग the key aspects or you start taking some of the aspects of that culture, है ना। you try to imitate those things, है ना। you start imitating those cross cultural traits and all। तो ये इंटरेक्शन, जब क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन होता है, उस कारण से जब आप दूसरे कल्चर की चीज़ों को अपने अंदर लेना शुरू कर देते हो, यू स्टार्ट इमिटेटिंग दिस थिंग्स, है ना। एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद डिफरेंट कल्चर्स। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप दूसरे कल्चर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। तो ये जो प्रोसेस है उसी को अकल्चरेशन की प्रोसेस कही जाती है। जब आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर के लोगों के कांटेक्ट में आते हैं एंड देन यू स्टार्ट अडॉप्टिंग द वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दीज अदर कल्चर्स, तब आप उन कल्चर्स की वैल्यूज़ और उन कल्चर्स के जो अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं उनको कॉपी करना शुरू कर देते हो। तो दैट इज़ द थिंग विच ऑथर सेज इज अ अकल्चरेशन प्रोसेस, ठीक है ना।
इसके बाद कई लोगों ने स्टडी किया इसमें और उन्होंने कहा कि भैया आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में चीज़ें कॉपी करते हो, लेकिन ये टू वे प्रोसेस होता है, मतलब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं करता, जो सामने वाला कल्चर है वो भी आपके से कुछ प्रोसेस अपने आप अपने अंदर अकोमोडेट करना शुरू करता है। तो ये ऑथर ने यही एग्जाम्पल है कि इट्स अ टू वे प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन वे प्रोसेस। एंड यहाँ सोशियोलॉजिस्ट ने वही कहा है कि इट इज़ अ टू वे प्रोसेस वेयर इन द माइनॉरिटी कल्चर अडॉप्ट द एस्पेक्ट्स ऑफ मेजॉरिटी कल्चर टू फिट इन दैट कल्चर। अब क्यों आप करते हो अडॉप्ट, तो इसका रीज़न अकल्चरेशन का रीज़न क्या है, इन ऑर्डर टू फिट इन द कल्चर। अगर आप देखो, अगर आप माइनॉरिटी, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो सकता है 80% लोग एक तरीके के कल्चर के हों, 20% लोग दूसरे कल्चर के, तो उनको थोड़ा अडॉप्ट करना पड़ेगा ज़्यादा, तो ताकि वो फिट लगे, मिसफिट ना लगे, इस कारण से वो अडॉप्ट करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो कल्चर है वो भी इन्फ्लुएंस होता है माइनॉरिटी कल्चर से, ये उतना ही सही है। ऐसा नहीं कि अकल्चरेशन में केवल एक माइनॉरिटी कल्चर ही इम्पैक्ट होगा, है ना, मेजॉरिटी कल्चर भी होता है। इंडिया विद इट्स डिस्टिंक्टिव फ्यूजन ऑफ वेरियस कल्चर्स आर आर्कटाइप्स दैट प्रेजेंट अस विद अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ अकल्चरेशन। इंडिया बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो अगर आपको अकल्चरेशन समझना है तो इंडियन सोसाइटी विल बी द बेस्ट टू अंडरस्टैंड दैट। फॉर एग्जाम्पल उर्दू लैंग्वेज का एग्जाम्पल दिया है ऑथर ने, तो उर्दू लैंग्वेज अगर आप देखो तो इट्स अ होल न्यू लैंग्वेज विच इज़ अ ब्लेंड ऑफ अरेबिक, पर्शियन, टर्किश एंड हिंदी, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ द एमलगमेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड ऑल, है ना। तो ट्रांसम्यूटेशन ऑफ कल्चर्स का और एमलगमेशन ऑफ कल्चर का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल उर्दू हो सकता है। कल को अगर आपको लिखने को आए तो बहुत प्यारा आप उर्दू पे लिख सकते हैं कि इट्स अ ब्लेंड ऑफ अरेबिक, पर्शियन, टर्किश एंड हिंदी। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में आपको देखना है। तो इंडियन एयरफोर्स ने 3 ऑफिसर्स को सैक किया है, क्योंकि आपको पता है कि एक मिसफायर हो गई थी मिसाइल जो कि पाकिस्तान में गिरी थी, तो उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू हुई थी और अब उनमें ऑफिसर्स को ब्लेम किया जा रहा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी जो कि फायर हो गई थी फ्रॉम द चांदीपुर आपका जो उड़ीसा में है, वहाँ से टेस्ट फायर हो गई थी, है ना, तो ये आपको याद रखना है। ब्रह्मोस, बाकी आपको पता है कि ये इंडिया और रशिया ने मिलकर के बनाया है ना, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये लैंड, एयर, वाटर कहीं से भी फायर आप कर सकते हैं ना, ये अलग अलग तरीक़ों से आपको इसमें कैपेबिलिटी दी गई है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। सेक्स रेशियो एट बर्थ नॉर्मलाइजेस स्लाइटली। स्टडी ने कहा है कि जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो रहा है। देखो, 2 कंसेप्ट यहाँ पे हैं। एक तो कंसेप्ट है सन बायस का, द कंसेप्ट ऑफ सन बायस, है ना। दूसरा कंसेप्ट है मिसिंग गर्ल्स, है ना। 2 कंसेप्ट है। मिसिंग गर्ल्स का कंसेप्ट एक्चुअली एक साल इकोनॉमिक सर्वे में आया था। दोनों चीज़ें आप लोग लिख लीजिए। सन बायस का कंसेप्ट क्या होता है कि मतलब फैमिली जो रहती है, दे वांट सन, दे आर बायस्ड टुवर्ड्स द सन, दे वांट सन्स एंड दे आर बायस्ड टुवर्ड्स द सन। इसीलिए जो कई बार फीमेल फिटिसाइड और ये सब के केसेस हमको देखने को मिलते थे, दे वर बिकॉज ऑफ द सन बायस, क्योंकि लोगों को लड़का चाहिए, बिकॉज दे थिंक दैट कि भाई लड़की की तो शादी हो जाएगी, उसको हमको भेजना है दूसरे घर में, है ना, लड़का ही रहेगा जो कि हमारी देखभाल करेगा। तो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ द सन बायस। एंड दूसरा कंसेप्ट है मिसिंग गर्ल्स का कंसेप्ट। ये मिसिंग गर्ल्स का कंसेप्ट क्या है, क्या होता है कि एक फैमिली मान लो पहला बेबी हुआ, अब वो लड़की हुई, सपोज करो लड़की हुई, तो अब वो क्या करते हैं, उनको लड़का चाहिए, तो हो सकता है दोबारा दे ट्राई टू डिलीवर एंड देन दोबारा लड़की हो जाती है, ठीक है ना। तो ये लड़की इनको चाहिए नहीं थी, ये लड़की इनको चाहिए नहीं थी, लड़का चाहिए था, बट ये लड़की हो गई, तो वो फिर से अटेम्प्ट करेंगे, फिर लड़की हुई सपोज करो, अब ये लड़की भी इनको नहीं चाहिए। तो ये जो बीच में लड़कियां उनको, अब ऐसा नहीं कि उनको पालेंगे नहीं, पालेंगे ज़रूर, लेकिन ये लड़कियां ऐसी थी जो अनवांटेड थी एक तरीके से फॉर दैट फैमिली, और ये उनको चाहिए नहीं थी। तो ये लड़कियां जो होती हैं, जो इसलिए होती हैं बिकॉज दे वॉन्ट अ सन चाइल्ड, तो ये लड़कियां कहलाती हैं मिसिंग चाइल्ड, मिसिंग गर्ल चाइल्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो कि आया था, और ऑथर ने वही कहा कि जो सेक्स रेशियो एट बर्थ अगर वो सुधरा है, अगर वो इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा सन बायस जो है वो कम हुआ है, और जो मिसिंग गर्ल्स हैं वो भी डेफिनेटली दे विल बी रिड्यूसिंग इन नंबर, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि ऑथर ने यहाँ पे बताई है। टेक्नोलॉजी कंपनीज वेरी ऑफ लॉ ऑन डिजिटल कंपटीशन। तो अब यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अनफेयर एंड प्रिडेटरी प्रैक्टिस है डिजिटल मार्केट स्पेस में, उसको ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस जो है वो सितंबर के पहले हफ्ते में क्या करेगी, इट विल सबमिट अ रिपोर्ट ऑन हाउ द कंपटीशन लॉ नीड्स टू इवॉल्व फॉर द डिजिटल मार्केट। तो ये जो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है, सॉरी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, तो ये जो है वो सितंबर में एक
रिपोर्ट देगी एंड वो भी देख रही है कि किस तरीके से जो अनफेयर और ये प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस हैं डिजिटल मार्केट स्पेस की, डिजिटल मार्केट की जो प्रेडेटरी प्रैक्टिस है, प्रेडेटरी प्रैक्टिस मतलब कि अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश करने के लिए या कहना चाहिए कि कंपटीशन को कम करने के लिए जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं वो प्रेडेटरी प्राइसिंग या प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस कहलाती हैं। तो ये ऑथर ने कहा है कि इनको दूर करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस जो है वो क्या करेगी, सितंबर के पहले हफ्ते में एक रिपोर्ट देगी और वो बताएगी कि किस तरीके से ये डिजिटल मार्केट को टैकल किया जाए, किस तरीके से जो प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस हैं, जो ये टेक्निकल कंपनीज जो हैं जो इस तरीके से करती हैं कंपटीशन को कम करने के लिए, उसको किस तरीके से दूर किया जाए। तो ऐसे में बहुत सारी जगहों से नॉलेज ली जा रही है। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन ने जो रिसेंटली डिजिटल मार्केट एक्ट और डिजिटल सर्विसेज एक्ट पास किया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन ने क्या पास किया है, डिजिटल मार्केट एक्ट एंड डिजिटल सर्विसेज एक्ट, वहाँ से भी ली जा रही है कि क्या किया जा रहेगा, है ना। इसके अलावा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ भी कई बिल्स पेंडिंग है, यूएस कांग्रेस ने भी कई डिजिटल इसके लिए बिल्स को करके रखा है। तो काफ़ी कुछ इन सब जगहों से लेकर के डेफिनेटली एक अच्छा लॉ बनाया जाएगा और सितंबर तक का वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या न्यूज़ है। बट अभी आप याद रख सकते हैं जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है वो कर रही है। अच्छा, इसी न्यूज़ आर्टिकल में एक और कंसेप्ट आपको बता दूं मैं पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का। तो आप सबको पता है कि लोकसभा जो आपकी पार्लियामेंट है उसमें कमेटीज़ जो रहती हैं दे आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। तो ऐसी कमेटीज़ जो कि अपॉइंट हों बाय द हाउस और इलेक्टेड बाय इलेक्ट हो बाय द हाउस एंड आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर, ऐसी कमेटीज़ को हम पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बोलते हैं। अब अलग अलग टाइप की पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, जैसे हमने बोला स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस बोला। तो स्टैंडिंग कमेटी मतलब कि इज देयर एग्जिस्टेंस इज अनइंटरप्टेड एंड यूजुअली रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द एनुअल बेसिस। तो ये स्टैंडिंग कमेटीज हर साल रिकॉन्स्टिट्यूट होती हैं। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइनेंशियल कमेटीज एंड डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज। तो एक तो ये फाइनेंशियल कमेटीज होती हैं स्टैंडिंग कमेटीज और दूसरी डिपार्टमेंटली रिलेटेड, जैसे हमने बोला डिपार्टमेंट ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, ठीक है ना, ये फाइनेंशियल कमेटी हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने बोला। फिर फाइनेंस कमिटीज़ जो होती हैं दे आर वेरी पावरफुल। ये फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं। देयर आर 3 फाइनेंशियल कमिटीज़, 3 फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं जिसमें कि आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, एस्टिमेट्स कमेटी होती है एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है सॉरी। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपकी, एस्टिमेट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो है ये आपकी फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं। बाकी आपकी डिपार्टमेंट वाली जो कमिटीज़ है जिसमें हमने स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस बोली ना, ये डिपार्टमेंटली कमेटी है, ठीक है ना, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की बात की। फिर कुछ सेलेक्ट कमिटीज़ होती हैं। सेलेक्ट कमिटीज़ जो होती हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनती हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनती हैं, एक बिल पे डेलिब्रेट करने के लिए बनती है एंड जैसे ही बिल या तो पास हो जाएगा या डिस्पोज ऑफ हो जाएगा उसी के साथ जो कमेटी है वो भी एग्जिस्ट करना बंद कर देगी। तो ये आपकी जो हो गई ये सेलेक्ट कमिटीज़ होंगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। टेंशंस मार अ मिशन टू टियानगोंग। अब यहाँ टियानगोंग क्या है आपको मैं बता दूं। तो टियानगोंग आपका चाइनीज़ मिशन है, आपको पता होगा चाइनीज़ स्पेस स्टेशन, एक तरीके से चाइनीज़ स्पेस स्टेशन विच इज़ बीइंग बिल्ट इन लो अर्थ ऑर्बिट बिटवीन 340 to 450 किलोमीटर्स। तो तियानगोंग क्या है, तियानगोंग इज़ द चाइनीज़ स्पेस स्टेशन जो कि बनाया जा रहा है बिटवीन 340 to 450 किलोमीटर्स के बीच में, लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना मैन्ड स्पेस प्रोग्राम, चाइना मैन्ड स्पेस प्रोग्राम का पार्ट है ये एंड इट इज़ द कंट्रीज फर्स्ट लॉन्ग टर्म स्पेस स्टेशन एज वेल। तो चाइना का लॉन्ग टर्म स्पेस स्टेशन पहला रहेगा ये। ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो भी अपनी वर्किंग कंप्लीट करके हट रहा है, तो ऐसे में चाइना का स्पेस स्टेशन काफ़ी काम आने वाला है और चाइना इज़ गोइंग टू ऑपरेशनलाइज दिस न्यू टियानगोंग मल्टी मॉड्यूल स्पेस स्टेशन। और इसके कुछ मॉड्यूल्स हैं जैसे तियानहे का नाम आपने सुना होगा ना, तियानहे का नाम आपने सुना होगा और शेंझू का नाम आपने सुना होगा, शेंझू वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस तियानगोंग ओनली। तियानहे का मतलब होता है हारमोनी ऑफ द हेवंस, तो हारमोनी ऑफ द हेवंस होता है तियानहे का मतलब होता है एंड इट विल बी द फर्स्ट परमानेंट स्पेस स्टेशन ऑफ चाइना एंड तियानहे जो है कोर मॉड्यूल है, इट इज़ द फर्स्ट मॉड्यूल एज वेल तियानहे था ना। लेट मी शो यू दैट। तो यहाँ पे आपको इनके मॉड्यूल्स दिख रहे होंगे। तो दिस इज़ योर शेंझू या क्रू कैप्सूल जिसको बोलते हैं, लाइफ बोट जिसे बोलते हैं। फिर आपको वेंशियन, साइंस लैब वेंशियन और मेंशियन, दो लिख रही होगी, मेंजिटियन और वेंशियन, ठीक
ठीक है। फिर आपको यहाँ पे तियानहे दिख रहा होगा, दिस इज द कोर मॉड्यूल, तियानहे कोर मॉड्यूल है ना। और यहाँ पे आपका तियानजू जिसको रोबोटिक कार्गो शिप भी कहते हैं। तो दिस इज हाउ दिस चाइनीज स्पेस स्टेशन विल बी असेंबल्ड। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसको देख लो, इसको लिख लो, है ना। शेंझू, तियानहे, वेंशियन और तियानजू, है ना। दीज आर द मॉड्यूल्स, डिफरेंट मॉड्यूल्स। अगली न्यूज़ है डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी हैज़ टेस्टेड इंडिजिनस मिसाइल। तो एक नई मिसाइल है, लिख लो इसको, VLSRSAM, जो कि एरियल थ्रेट्स को दूर करने के लिए, एरियल थ्रेट्स को टारगेट करने के लिए इसको लाया गया है। VLSRSAM इसको बोलते हैं। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर के सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है इंडिजिनसली डेवलप्ड वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है ना। अब इसको कहाँ से लॉन्च किया है? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो आपका चांदीपुर का है, कोस्ट ऑफ उड़ीसा, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। VLSRSAM जो है एक शिप बॉर्न वेपन सिस्टम है, मतलब कि शिप के थ्रू इसको लॉन्च किया जाएगा। शिप बॉर्न वेपन सिस्टम है और इट इज़ मेंट फॉर न्यूट्रलाइजिंग वेरियस एरियल थ्रेट्स। तो क्यों इसको किया जा रहा है VLSRSAM को? एरियल थ्रेट्स को टारगेट करने के लिए, चाहे वो सी स्कीमिंग टारगेट्स हों या जो भी इस तरीके के हैं, तो इनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। VLSRSAM शिप वॉर्न वेपन सिस्टम। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से याद रखिएगा कि ये शिप वॉर्न है ना, शिप लैंड से नहीं जाएगा, शिप के थ्रू जाएगा। VLSRSAM है एंड इट कैन हिट द एरियल टारगेट्स विद ग्रेट एफिशिएंसी। और याद रखिएगा इट इज़ इक्विप्ड विद इंडिजिनस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर इसमें लगा हुआ है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज कैरेक्टरिस्टिक ही है इसका। तो VLSRSAM का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये भी है, तो ये भी आप याद रखेगा। बेनामी लॉ कांट बी अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है एंड जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेनामी लॉ में 2016 में एक अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है ना। 2016 में एक अमेंडमेंट किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि भाई बेनामी लॉ का जो ये अमेंडमेंट है ये रिट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा और जो इसमें सज़ा का प्रावधान किया गया था, जो भी किया गया था, वो सारे रिट्रोस्पेक्टिवली लगेंगे, ठीक है ना। तो जैसे इसमें जो चेंज किए गए थे 2016 में, उसमें ये था कि एक पर्सन कैन बी सेंड टू प्रिजन फॉर 3 years, है ना, 3 साल तक के लिए जेल जा सकता है। दूसरा, सेंटर के पास पावर है टू कन्फिस्केट एनी प्रॉपर्टी अंडर दिस बेनामी ट्रांजैक्शंस लॉ। तो यहाँ पे जस्टिस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रामना है, ही हैज़ डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिस सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 5 विच वर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू दिस बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो दोनों ये जो है ना, जिसमें एक तो पनिशमेंट वाला, जेल वाला, और दूसरा कन्फिस्केट द प्रॉपर्टी वाला जो है, उसको उन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। क्यों? उन्होंने ये कहा कि देखो 1988 में बेनामी एक्ट आया था, 1988 में आया था, ठीक है ना। 2016 में फिर उसका अमेंडमेंट आया। अब उन्होंने ये कहा कि भाई एक बात बताओ, आपने तो आर्टिकल 20 जो संविधान का आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 बोलता है कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट जो है, वो क्रिमिनल लॉ आप रिट्रोस्पेक्टिव मेजर से नहीं लगा सकते हैं। साफ साफ आर्टिकल 20 बोलता है ना भाई। हालांकि ये चीज़ सिविल लॉ में नहीं लागू होती, बट क्रिमिनल लॉ में तो लागू होती है। और यहाँ पे जैसे ही हमने पनिशमेंट का यूज़ कर लिया, इसका मतलब है कि क्रिमिनल लॉ कर दिया आपने। तो हाउ कैन यू मेक अ क्रिमिनल लॉ फ्रॉम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, है ना। तो 28 साल पुराने केस के लिए कैसे आप किसी व्यक्ति को सजा दे सकते हो, है ना, जबकि उस समय वो पनिशमेंट थी भी नहीं। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जो सेक्शन 3(2) है, जो कि मैंडेट करता है 3 years का इम्प्रिजनमेंट फॉर दोज हु हैव इंटर्ड इनटू बेनामी ट्रांजैक्शन बिटवीन September 5, 1988 टू October 25, 2016। ऑथर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 88 से 2016 के बीच के सारे ऐसे केसेस जो हैं वो नल एंड वाइड हो जाएंगे अब, क्योंकि इनको अब सज़ा नहीं दे सकते आप लोग, ठीक है ना। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि जो आपने कॉन्फिस्केट द प्रॉपर्टी, सेक्शन 5 जो है वो भी कहता है एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन शैल बी लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट। कोर्ट ने कहा कि दिस प्रोविजन कैन नॉट बी अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टिवली। तो ये दोनों जो प्रोविजंस हैं, इनको रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगाया जा सकता, कोर्ट ने क्लियर कर दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो देखो आज का पूरा न्यूज़पेपर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कल का देखते हैं।
अब देखो कल के पेपर की जो फ्रंट पेज की सबसे बड़ी न्यूज़ थी वो थी टू सैल्वेज अ वर्ल्ड कप सुप्रीम कोर्ट सेंड्स बॉल बैक टू AIFF कोर्ट। अब आपको पता होगा कि फीफा ने अभी हमारे AIFF का रजिस्ट्रेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया था, मतलब कि उसकी जो मेंबरशिप है उसको ख़त्म कर दिया था। क्यों? उन्होंने कहा था भाई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस किया जा रहा है। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कोई तीसरी पार्टी मैनेज कर रही है। अब वो तीसरी पार्टी कौन सी थी? तो कोर्ट ने ही मैंडेट किया था, क्योंकि जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो क्या कर रही थी, वो स्पोर्ट्स कोड को फॉलो नहीं कर पा रही थी। स्पोर्ट्स कोड को फॉलो नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने कहा था कि ताकि इनकी वर्किंग और इनका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अच्छा हो जाए, स्ट्रीमलाइन हो जाए, इसलिए कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो रहेंगे दे विल मैनेज द अफेयर्स ऑफ AIFF, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। अब लेकिन जो ये मैंडेट था AIFF का जो काम है एडमिनिस्ट्रेशन वाला, जो COA यानी कि कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो कर रहे थे, वो उन्होंने इसको हटा दिया है। नाउ दे हैव टर्मिनेटेड दैट। और क्यों? क्योंकि ताकि AIFF जो है वो अपनी मेंबरशिप दोबारा रिज्यूम कर सके, अपना सस्पेंशन जो है वो ओवरकम कर सके। और इस साल अंडर 17 वर्ल्ड कप, जो विमेन वर्ल्ड कप होने वाला था अक्टूबर में, अंडर 17 वर्ल्ड कप, वो हो सके, है ना। तो काफ़ी बड़ा दिल दिखाते हुए सुप्रीम, हालांकि AIFF की वर्किंग बहुत अच्छी थी नहीं, है ना, AIFF की वर्किंग बहुत अच्छी थी नहीं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, चूँकि लोग इंटरेस्टेड हैं भाई, खेलना चाहते हैं, हमारे प्लेयर्स को नुकसान ना पहुँचे, हमारे यहाँ का जो इमेज है वो ख़राब ना हो, अंडर 17 वर्ल्ड कप होने वाला है, इसलिए हम इस चीज़ को मतलब हटा रहे हैं जस्ट फॉर दैट से। एंड यहाँ पे ये ऑथर, यहाँ पे काफ़ी बड़ा जजमेंट है। बस याद रखिएगा क्या हुआ, क्या था एक्चुअली हुआ, देखो 2-3 शब्द याद रखना है कि AIFF जो है वो स्पोर्ट्स कोड फॉलो नहीं कर पा रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ठीक है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन अब CO यानी कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स देखेंगे। बट जो फीफा है, जो फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है, फीफा इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, उसने कहा कि भाई चूंकि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो रहा है उसमें, इसलिए हम आपकी मेंबरशिप को हटा देते हैं। तो इससे नुकसान क्या होता है कि हम इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, और दूसरी चीज़ कि हम उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं, हमारे यहाँ जो होने वाले थे फीफा के बड़े इवेंट्स वो नहीं होते। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड किया है दिस स्टेटस को ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ हैंडिंग ओवर द अफेयर्स ऑफ IOA टू 3 मेंबर कमेटी और ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे ये इस पे भी लागू होगा। तो ये जो COA को ट्रांसफ़र होने वाला था वो इसमें भी अभी ट्रांसफ़र नहीं होगा, है ना, ताकि हम अपने जो ओलंपिक्स हैं उसमें भी कहीं अपनी मेंबरशिप ना लूज़ कर जाएँ, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकें और ओलंपिक्स में भी हमारी मेंबरशिप लूज़ ना हो, इस कारण से अभी IOA के भी काम को COA को ही ट्रांसफ़र किया जा रहा था। जो इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन है ना, उसका काम भी ट्रांसफ़र किया जाना था, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, बट शायद वो भी अभी नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी एज वेल। एक लोकेशन बेस्ड करंट अफेयर्स है रंगनाथ हिट्टू बर्ड सेंचुरी के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे कि रंगनाथ हिट्टू बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तो इट इज़ इन कर्नाटका। तो याद रखिएगा, स्टेट याद रखिएगा एटलीस्ट, इट इज़ इन कर्नाटका, वेरी क्लोज टू मैसूर, मैसूर के क्लोज ही है। तो ये आप याद रखिएगा, रंगनाथ हिट्टू बर्ड सेंचुरी इज इन कर्नाटका, स्टेट एटलीस्ट याद रखिएगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। अगेन नॉट सेंटर्स ऑफ लर्निंग येट, ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये लिखा गया आंगनवाड़ी स्कीम में। और आप सबको पता होगा कि जो आंगनवाड़ी सिस्टम है इट हैज़ नाउ बिकेम पार्ट ऑफ ICDS। आंगनवाड़ी को किसका पार्ट बनाया गया है? इट इज़ द पार्ट ऑफ ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, है ना। एंड गवर्नमेंट विल सर्व ओवर 30 मिलियन चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6, याद रखिएगा 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को लगभग 30 मिलियन है, 3 करोड़ बच्चों को लगभग यहाँ पे सर्व किया जाएगा। एंड देर आर नियरली 1.3 मिलियन आंगनवाड़ी सेंटर्स, यानी कि 13 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जहाँ पे इन बच्चों को देखा जाएगा। ICDS जो स्कीम है वैसे डिज़ाइन की गई है, तो अंडर 6 यानी 6 साल तक के बच्चों के लिए उनका हेल्थ, न्यूट्रिशन, उनका एजुकेशन नीड्स, ये सारी चीज़ें सही तरीके से हो रही कि नहीं, उनके लिए डेवलप की गई थी आंगनवाड़ी, जो ICDS स्कीम है, सॉरी ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड क्यों? क्योंकि ना केवल उसकी हेल्थ न्यूट्रिशनल बल्कि उसकी एजुकेशन नीड्स को भी देखा जाता है, ठीक है ना। अब अगर ये सही तरीके से इंप्लीमेंट देखो हो जाए तब तो ऑथर ने कहा कि बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो जो ओवर 70% ऑफ चिल्ड्रन आर एनरोल्ड इन आंगनवाड़ीज, दे आर प्लेग्ड बाय लो अटेंडेंस। आज भी उसमें बहुत सारे इशूज़ हैं, तो ऑथर ने वही इशूज़ बताए। जैसे पहला इशू सबसे बड़ा है लो अटेंडेंस का इशू है, मतलब कि पेरेंट्स आर नॉट परसीविंग आंगनवाड़ीज एज
सेंटर्स ऑफ लर्निंग। बहुत बड़ा इशू जो ऑथर ने उठाया वो ये है कि आज भी आंगनवाड़ी सेंटर को एक सेंटर ऑफ लर्निंग के रूप में नहीं देखा जाता। 70% से ज़्यादा बच्चे जो इनरोल्ड हैं आंगनवाड़ीज़ में वो अभी भी वहाँ नहीं जाते हैं। दे आर नॉट गोइंग देयर, दे हैव जस्ट रजिस्टर्ड। नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं बट क्वालिटेटिव चेंज आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो ऑथर ने ऐसे में कहा कि देखो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमको आंगनवाड़ी का जो स्टेटस है वो बढ़ाना है। डेफिनेटली वी नीड टू इम्प्रूव द स्टेटस, इम्प्रूव द प्रैक्टिस, द फंक्शनिंग ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा पेरेंट्स करेंगे, मतलब पेरेंट्स जितना इंपॉर्टेंस देंगे उतना ही इंपॉर्टेंस आंगनवाड़ी सेंटर्स भी देंगे, है ना। ऑब्वियसली पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेरेंट्स इनरोल तो कर देते हैं लेकिन बच्चों को भेजते नहीं है ना। तो दैट इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ द पेरेंटल माइंडसेट, कि उनका माइंडसेट कितना है एजुकेशन को लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं। तो एजुकेशन का इकोसिस्टम डेवलप तब नहीं होता है अकेला जब स्कूल या अकेला आपका आंगनवाड़ी सेंटर या स्कूल्स काम कर रहे हैं। वो तब डेवलप होता है जब बच्चे के जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है, उसमें माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट, ठीक है ना। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE जिसको बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जिसको बोलते हैं। तो इसमें स्कूल्स के साथ साथ पेरेंट्स का भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दे विल हैव टू लर्न देयर रोल एज वेल, ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि जो लो अटेंडेंस है आंगनवाड़ी में, दैट इज़ अ ट्रेजिडी फॉर इंडिया चिल्ड्रन डेवलपमेंट। इंडिया के बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो पूरा नहीं हो, जब जाएंगे ही नहीं तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा, है ना। और ये प्री स्कूल जो होता है, द प्री स्कूल इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर द स्किल डेवलपमेंट एंड ऑल। जो प्री स्कूल एक्चुअली वही उनका बच्चों का असली स्किल डेवलपमेंट करता है ना। और कैसे उनको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में उनका दिमाग लगे, है ना। पहले बोलना सीखते हैं वो लोग, न्यूमरेसी बेसिक सीख सकते हैं, सोशियो इमोशनल जो इनका शेयरिंग इज केयरिंग, इससे बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो कि उनको सिखाई जाती हैं ऐसे प्री एजुकेशन में। और यही सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं अगर बच्चे नहीं जाएंगे तो कहाँ से सीख पाएंगे। तो आंगनवाड़ीज़ का हमको देखो कैसे हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आंगनवाड़ी में जो काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। पहले तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो कि उनको किस तरीके से पढ़ाना है। दूसरा, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, प्रॉपर हाइजीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, है ना। जैसे आजकल आप देखो प्राइवेट चाइल्ड केयर और इस तरीके की चीज़ें खुल गई हैं, वैसे आप आंगनवाड़ी सेंटर्स को भी आप उस लेवल पे डेवलप तो करो पहले, है ना। तब तो लोग जाएंगे। और अटेंडेंस बढ़ेगी कब, जब आप ये सारी चीज़ें मुहैया करा रहे होंगे ना। उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, जो एजुकेटर्स हैं वहाँ पे, जो ट्रेनर्स हैं वहाँ पे, उनको ट्रेन करो, है ना। फिर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का बता दिया आप लोगों को। देन पेरेंट्स को भी बार बार बुलाओ, पेरेंट्स मीटिंग कराओ, पेरेंट्स के साथ बैठो, पेरेंट्स से बताओ कि भैया उनको एज अप्रोप्रिएट क्लासेस में भेजें, एज अप्रोप्रिएट स्कूल्स में भेजें, है ना। करिकुलम को थोड़ा स्टैंडर्डाइज करो कि किस तरीके से बच्चों को आपको समझाना है। एक साइंटिफिक करिकुलम बनाओ। ऐसा नहीं कि हैफजर्डली बच्चों को 1 से 100 तक की गिनती याद करा दी, उनको ABCD रटा दिया, ऐसा नहीं। उनको एक प्रॉपर साइंटिफिक करिकुलम बनाओ और फिर उसके बेसिस पे उनको तैयारी करवाओ आगे की। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने कहा अगर आप चेंज करते हैं तो एक कैंपेन करने की ज़रूरत है, एक मास कैंपेनिंग की ज़रूरत है कि हम अगले 5 साल में अपना पूरा का पूरा जो सिस्टम है 0 to 6 ईयर्स का, वो हम उसको अच्छा करेंगे। और अभिभावक भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स जो है, दैट विल बी एक्टिवेटिंग द आंगनवाड़ी 2.0। तो ऑथर ने कहा कि आंगनवाड़ी 2.0 तब शुरू होगा जब अभिभावक यानी कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो अपनी पार्टनरशिप दिखाएंगे और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आर्टिकल एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। केरला सवारी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज एज अ पब्लिक ऑप्शन। नाउ दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट मूव। केरला ने क्या किया है, दे हैव सॉफ्ट लॉन्च्ड केरला सवारी विच इज कंट्रीज फर्स्ट ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ओन्ड बाय अ स्टेट गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट खुद एक टैक्सी सर्विस ओन कर रहा है जिसका नाम केरला सवारी उन्होंने रखा है। और ये उन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस किया है, ताकि दे आर इंश्योरिंग फेयर एंड डिसेंट सर्विसेज टू पैसेंजर्स अलॉन्ग विथ फेयर रेम्यूनरेशन टू ऑटो टैक्सी वर्कर्स। तो अब देखो क्या होता था कि अभी जैसे ओला और ऊबर आया, तो ओला ऊबर ने क्या किया, अपनी एक तरीके से मोनोपोली बना ली और उसमें जो रेट वो चाहते हैं वो रेट चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर्स को भी ज़्यादा ना लगे। और दूसरा, ओला उबर ऐसा नहीं कि चार्ज कर रहे हैं तो वो टैक्सी ड्राइवर्स को या ऑटो ड्राइवर्स को पैसा दे रहे हैं, वो इतना ज़्यादा पैसा काट रहे हैं, 50-60% वो काट ले रहे हैं। तो ना केवल वो लूट रहे हैं पैसेंजर्स को, बल्कि वो टैक्सी ड्राइवर्स को और इन जो कैब ड्राइवर्स और ऑटो ड्राइवर्स उनको भी लूट रहे हैं। तो ये ऑथर ने कहा है कि देखो इससे क्या होता है कि दोनों ही लूज सिचुएशन में है। तो ऐसे में केरला सवारी का आना, विच इज़ फर्स्ट ऑनलाइन टैक्सी सर्विस जो कि एक गवर्नमेंट संस्था ओन कर रही है, ये काफ़ी अच्छा है। एंड
दिस कैन गो अ लॉन्ग वे एंड ये एक तरीके से कहना चाहिए कि फ्यूचर में भी काफ़ी काम है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों की हमको ज़रूरत है, जैसे कि चूँकि गवर्नमेंट कर रही है, हमको देखना चाहिए कि भैया हमारा डेटा जो है वो सेफ़ है, डेटा सिक्योर रहे, डेटा सेफ सिक्योर रहे। लेकिन वही वाली बात है, ऑथर फिर एक अच्छी चीज़ ये भी है कि हम ओला उबर में तो कर ही रहे हैं ना, तो वहाँ पर तो हम डेटा दे रहे हैं, तो स्टेट बस को देने में क्या दिक्कत है? तो यू कैन डू दैट थिंग, दैट शुड नॉट हैपन। एंड केरला सवारी बहुत ही कम चार्जेस, मिनिमम चार्जेस लेते हैं, 8% सर्विस चार्ज लेता है ना। इसके अलावा 8% सर्विस में 6% टेक्निकल पार्टनर को जाता है एंड रिमेनिंग 2% विल गो टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, है ना। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। केरला सवारी इज़ वेरी सेफ, वेरी रिलायबल ऑनलाइन सर्विस एंड वुमेन को भी सर्विस प्रोवाइड रहे, गवर्नमेंट के पास भी डेटा जा रहा है तो वुमेन भी सेफ सिक्योर फील करेंगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि ऑथर ने यहाँ पे बताया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। बात चल रही है एमएसपी की। पैनल हैज़ बिगिन टॉक्स ऑन एमएसपी एंड नेचुरल फार्मिंग। तो एक फर्स्ट मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली, जो पैनल बनाया गया है एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल जी के लीडरशिप में, है ना। तो उन्होंने एमएसपी और नेचुरल फार्मिंग के रिगार्डिंग की। तो हमको तो बस एमएसपी के बारे में थोड़ा जानना है। एमएसपी को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। याद रखिएगा, एक मार्केट इंटरवेंशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है टू इंश्योर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स, ताकि जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि जो फार्मर्स हैं, अगर कल को फ्यूचर में कोई बहुत ज़्यादा प्राइस लॉस हो जाए या बहुत ज़्यादा प्राइस डिक्रीज़ हो जाए, तो ऐसे केस में एग्रीकल्चरल जो कम्युनिटीज़ हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको नुकसान ना पहुँचे और वो एक सही दाम में अपना सामान बेच पाएँ। इस कारण से एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एमएसपी की कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, याद रखिएगा। कोई लॉ ऐसा नहीं है, स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है जो कि जिसके थ्रू मतलब किया जा रहा हो इसको। लेकिन हाँ, ये अनाउंस किया थी गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट। और एमएसपी जो है, याद रखिएगा, इसको रिकमेंडेशन जो होता है वो सीएसीपी यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, सीएसीपी इसका रिकमेंडेशन देता है। ये लिख लो आप लोग, रिकमेंडेशन कौन देता है? सीएसीपी देता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस देता है। और इसको अनाउंस कौन करता है? गवर्नमेंट अनाउंस करता है अंडर द सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसको अप्रूव करती है। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसको अप्रूव करती है, रिकमेंड करती है सीएसीपी। और किस किस प्रोडक्ट में दिया जाता है एमएसपी, ये लिख लो। तो सीरियल्स जिसमें कि पैडी, वीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज एंड रागी। पल्सेस में ग्राम, अरहर या तुअर, मूंग दाल, उड़द दाल और लेंटिल। देन ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट, रेप सीड, मस्टर्ड, तोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सिसमम, सेफ्लावर सीड एंड नाइजर सीड। रॉ कॉटन, रॉ जूट, कोपरा एंड इसके अलावा आपका डी हस्ड कोकोनट। शुगर केन के लिए जो एमएसपी दी जाती है उसको हम बोलते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, एफआरपी बोलते हैं। एंड वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड टोबैको। तो ये आप याद रखिएगा, ये ऐसे क्रॉप्स हैं, ऐसे प्लांटेशन क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स या क्रॉप्स सीरियल सब हैं जिनके बेसिस में जिनको एमएसपी दिया जाता है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज एज वेल, आप इनको याद रखेंगे, है ना। तो जो मैंने बताया दोबारा सुन लेना भले एक बार, लेकिन इसको याद ज़रूर रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है पास्ट में भी और पूछा जाता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर। कल के न्यूज़पेपर की एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, टोमेटो फ्लू। टोमेटो फ्लू डिटेक्ट किया गया था बच्चों में। न्यू इन्फेक्शन हैज़ बीन देयर, टोमेटो फ्लू या टोमेटो फीवर इसका नाम रखा गया है। टोमेटो फ्लू या फिर टोमेटो फीवर इसका नाम रखा गया है। अब टोमेटो फ्लू जो है एक नॉन थ्रेटनिंग वायरस है, इट्स अ नॉन लाइफ थ्रेटनिंग वायरस। इसको कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला में पहली बार देखा गया मई 6 को। ऑब्वियसली ये एक तरह से फ्लू है, इन्फ्लुएंजा जैसा होता है ना, वैसे ही फ्लू है। इसके जो सिम्टम्स है वो भी सिमिलर हैं चिकनगुनिया जैसे, जिसमें हाई फीवर, रैशेज, इंटेंस पेन जॉइंट्स में, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो सारा इसमें भी होता है। ठीक है ना। इसके अलावा फटीग, नौशिया ने वॉमिटिंग होना, वॉमिटिंग जैसा लगना, डायरिया, डिहाइड्रेशन, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, बॉडी एचेस, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर टोमेटो फ्लू याद रखिएगा सिमिलर है चिकनगुनिया एंड डेंगू जैसा। इसके अलावा हैंड फुट एंड माउथ डिसीज़ जो होती है, हैंड फुट एंड माउथ डिसीज़ जैसा है। एंड इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट, सिम्टम्स इज ऑल्सो वेरी सिमिलर, इसलिए प्रोटेक्शन भी सिमिलर है। यानी कि आइसोलेशन करो, रेस्ट करो, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स यानी पानी ज़्यादा पियो, हॉट वाटर स्पॉन्ज से आप अपने आप को रिलीव करो, है ना। इट विल रिलीव यू ऑफ इरिटेशन एंड रैशेज एंड ऑल। इसके इसके अलावा सपोर्टिव थेरेपी ऑफ पैरासीटामॉल फॉर फीवर एंड बॉडी एक्स, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, टोमेटो फ्लू के केस में। एंड इसमें ये भी याद रखिएगा, इट्स वेरी कंटेजियस। चिल्ड्रन जो रहते हैं दे आर एट एक्सपोज रिस्क टू दैट, एंड काफ़ी ज़्यादा ही फैलता भी है।
याद रखिएगा ये जो टोमेटो फ्लू है इट इज़ कॉज्ड बाय कॉक्सैकी वायरस, ये लिखा हुआ है कॉक्सैकी वायरस A16 एंड इट बिलोंग्स टू एंटेरोवायरस फैमिली। याद रखिएगा एंटेरोवायरस फैमिली। एंड जैसे हैंड फुट एंड माउथ डिसीज़ होती है, इट इज़ ऑल्सो अ रैश इलनेस जो कि चाइल्डहुड में कॉज होती है, हैंड फुट एंड माउथ डिसीज़, HFMD डिसीज़ बोलते हैं, एंटेरोवायरस के कारण ही होती है। तो इसलिए ये सिमिलर टू दैट ओनली है ना, तो ये आप याद रखिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर दीज एज वेल। आगे मूव करते हैं। इंडियाज ऑब्सेशन विद इंग्लिश इज लिमिटिंग डेवलपमेंट। अमित शाह जी ने कहा कि भैया इंडिया का जो ऑब्सेशन है इंग्लिश के साथ वो हमारा डेवलपमेंट रोक रहा है। तो मैंने बस यही सोचा कि आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के बता दूं, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग हमारा कंटेंट देख रहे हैं तो इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, बट आप लोग बस थोड़ा वैल्यू करिए इस चीज़ को और थोड़ा लाइक शेयर करिए। डेफिनेटली वी विल कीप ऑन प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट कंटेंट पॉसिबल। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 350 जो है प्रोवाइड्स दैट एवरी स्टेट must provide primary education in a mother tongue and also provide for the appointment of a special officer for linguistic minorities। 350B बोलता है। 350A कहता है कि मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड करो जहाँ तक पॉसिबल है। दूसरा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करो, 350B बोलता है, ठीक है ना, जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पूरे संविधान में कहीं डिफाइंड नहीं है। नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टर्म हैज़ बीन डिफाइंड। हालांकि एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर डिफाइन किया था, DAV कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ये आप फैक्ट याद रख सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 351 है जो कहता है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। आर्टिकल 351, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आर्टिकल 350A, आर्टिकल 350B, आर्टिकल 351। आई होप यू विल रिमेंबर दीज 3 आर्टिकल्स एटलीस्ट, है ना, याद रखिएगा इनको। आगे देखते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कुछ खास नहीं था जिसको मैं अलग से बताऊँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो या नई न्यूज़ हो, है ना, तो ये आप आगे बढ़ सकते हैं। सो दैट इज़ इट फ्रॉम यस्टरडेज। आगे बढ़ते हैं। कल का एडिटोरियल भी मैंने आपको बताया, जो इंपॉर्टेंट डिसीजेस थे, टोमेटो फ्लू हो गया या आपको इस तरीके की चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 22 तारीख के न्यूज़पेपर में, उसमें एक एडिटोरियल है। देखो मैं बता दूं आपको क्लियर कट कि जब 2 एडिटोरियल जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ छोड़ रहा हूं, छोड़ के बता रहा हूं। अगर आप ये देखो तो एक मंडन पॉलिटिक्स और बिहार रेवोल्यूशन, ये हम नहीं डिस्कस करेंगे, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। दूसरी चीज़ कैंसस वोट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर UPSC पॉइंट ऑफ व्यू। जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है वो एडिटोरियल है व्हाट्स नेक्स्ट ऑन डेटा प्रोटेक्शन। इसकी पूरे नोट्स मैंने लिख लिए हैं। आप सबको पता होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया था अपना पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, है ना। और डेटा प्रोटेक्शन बिल क्यों ले लिया गया वापस? इसलिए क्योंकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी जिसने कि बोला कि भैया बिल में बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है, आपका बिल सही नहीं है, बहुत सारे चेंजेस लगेंगे। इसलिए उन्होंने 80 चेंजेस लगभग उन्होंने सजेस्ट कर दिए थे। तो उस कारण से उन्होंने कहा कि भाई इसको हटा लो अब, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या, मैं सारी चीज़ आपको बता दूँ कि गवर्नमेंट ने पहले डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया क्यों था। तो गवर्नमेंट लेकर के आई थी KS पुट्टास्वामी, जस्टिस KS पुट्टास्वामी केस, अगर आपको याद हो तो उसमें कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी जो है उसमें उसके दोनों एस्पेक्ट है, प्राइवेट उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, निगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। और इसलिए जो उसकी प्राइवेसी है, ठीक है ना, वो बहुत पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की है। हालांकि राइट टू प्राइवेसी कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उसमें कुछ कैविएट्स ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी उसका प्रोटेक्शन, उसकी जो डेटा है उसको किस तरीके से रेगुलेट करना है, किस तरीके से उसको यूज़ करना है, किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस कारण से गवर्नमेंट को कहा गया था कि भाई लॉ ड्राफ्ट करो जो कि डाटा प्रोटेक्शन के रिलेटेड हो, ठीक है ना। ऐसे में फिर एक पहले कमेटी बनाई गई, है ना। कमेटी ने उसके रिकमेंडेशन किया डेटा प्रोटेक्शन के लिए, है ना। आप लोग को पता होगा जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी बनाई गई थी फॉर डेटा प्रोटेक्शन एंड ऑल, और उसके बाद डेटा प्रोटेक्शन का बिल लाया गया। इनफैक्ट जस्टिस BN श्री कृष्णा जब वो पढ़ा डेटा प्रोटेक्शन बिल, तभी उन्होंने कह दिया था कि ये कौन सा बिल, मतलब मेरे रिकमेंडेशन क्या थे और उन्होंने क्या बना दिया, ठीक है ना। तो दैट वाज द थिंग दैट यू कैन सी कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम था उस बिल में, ठीक है। अब विड्रॉ क्यों किया गया? पहले तो मैंने आपको बताया कि जस्टिस BN श्री कृष्णा की ने ही पहले पहचानने से मना कर दिया कि ये मेरा बिल हो ही नहीं सकता, मैंने तो ऐसा बोला भी नहीं था। दूसरा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि भैया
क्रिटिकली एनालाइज करने के बाद कि भैया इसमें 70-80 अमेंडमेंट्स हैं जो कि लगेंगे, है ना। अगर आपको डेटा प्रोटेक्शन के रिजीम को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना है या फिर उसको एक अच्छा लॉ बनाना है, तो इट विल रिक्वायर नियरली 70-80 अमेंडमेंट्स वर सजेस्टेड बाय द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, एंड दैट इज द रीजन वाई दिस बिल हैज़ नाउ बिन टेकन बैक, है ना, इसको ले लिया गया। अब मेन कंसर्न्स क्या क्या हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल से लेकर के, तो ऑथर ने कहा कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, इट फेल्ट दैट लॉ विल क्रिएट कंप्लायंस हर्डल्स फॉर देम। पहला तो इशू ये है कंप्लायंस हर्डल, यानी कि डेटा प्रोटेक्शन के साथ कंप्लायंस कैसे कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा आपको एक इशू याद होगा, डेटा लोकलाइजेशन का इशू। ये बहुत बड़ा इशू था जिसमें डेटा लोकलाइजेशन में कंपनीज़ को ये कहा गया था कि आप अपने सर्वर की एक लोकल कॉपी यानी इंडियन कॉपी भी मेंटेन करेंगे। जैसे फेसबुक अपना डेटा हो सकता है अमेरिका के सर्वर्स में स्टोर कर रहा हो, उनको ये कहा गया कि नहीं, केवल अमेरिका में नहीं करोगे आप, यहाँ पे इंडिया में भी आपको एक लोकल कॉपी बना करके रखनी होगी। तो इसलिए डेटा डोमेस्टिक इंडस्ट्री के जो लोग थे वो कह रहे थे भैया ये कंप्लायंस काफ़ी दिक्कत क्रिएट करने वाला है, ठीक है ना। दूसरा कुछ लोगों को ये ने कहा कि भैया अगर लॉ पुअरली ड्राफ्टेड होगा तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी पुअर होगा। इफ़ द लॉ इज़ पुअरली ड्राफ्टेड देन द इम्प्लीमेंटेशन विल ऑल्सो बी वेरी पुअर, एंड इससे फिर बाद में तकलीफ किसको होगी, जो उससे उस लॉ को फॉलो करने वाले लोग होंगे उनको तकलीफ होगी, ठीक है ना। ऑथर ने ये भी कहा कि कई लोगों ने ये भी कहा कि बिल जो है इट्स अ डाइल्यूशन ऑफ डेटा प्राइवेसी, यानी डेटा प्राइवेसी का डाइल्यूशन है। मतलब गवर्नमेंट बहुत सारे चीज़ों में डेटा आपका बड़ा इजीली ले सकती है ना, बहुत इजीली डेटा आपका लिया जा सकता है, तो इट्स अ डाइल्यूशन ऑफ द डेटा प्राइवेसी। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। अब सजेशंस क्या क्या हैं, क्या करना चाहिए फाइनली, तो द सजेशन इज दैट यू हैव टू फॉर्म अ न्यू लॉ। सबसे पहली बात, फॉर्म अ न्यू लॉ जिसमें प्रोटेक्शन को, डेटा प्रोटेक्शन और डेटा सिक्योरिटी, इन दोनों में आपको फाइन बैलेंस करके रखना चाहिए। प्राइवेसी और डेटा जो गवर्नमेंट ले सकती है उन दोनों में आपको बैलेंस बना करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी हो गवर्नमेंट के लिए भी आपका डेटा लेना, और जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, एक्सट्रीम केस ना हो, तब तक आप उसका डेटा ना मिसयूज़ होने दें। इसके अलावा अलग अलग लॉज, अलग अलग एजेंसीज को एग्जिस्ट करें, है ना। ईच बिल शुड एड्रेस अ सिंगल कोहेरेंट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड सेपरेट लॉज शुड डील विद द इशूज कंसर्निंग स्टेट सर्वेलेंस और इशूज ऑफ डेटा इकोनॉमी एंड ऑल, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। अब ऑथर ने यहाँ बोला कि किस तरीके की प्राइवेसी प्रोटेक्शन हमको चाहिए, तो ऑथर ने कहा देखो लॉ ऐसा होना चाहिए विच इज़ बिल्ड अपॉन रिस्क बेस्ड अप्रोच, यानी कि पहले तो आप देखो कि डेटा को कहाँ कहाँ से रिस्क है, क्या क्या उसमें रेगुलेटरी फोकस होना चाहिए, कहाँ पे उसको डेटा का हार्म हो सकता है, डेटा को कहाँ से उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी, सारे कंसर्न्स आप करो। रिस्क असेसमेंट, पहला रिस्क बेस्ड अप्रोच यानी कि रिस्क असेसमेंट करो, ताकि दोनों चीज़ें देखो कि डेटा को यूज़ कैसे करना है एंड डेटा का मिसयूज़ कैसे रोकना है, दोनों चीज़ें आपको देखना है, ठीक है ना। इसके अलावा इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ द डेटा, मतलब कि जैसे कि सेबी का डेटा है, पीएफआरडीए का डेटा है, इनका डेटा किस तरीके से आप इंटर ऑपरेबल बना सकते हो, किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो, लॉ पास होने के बाद इनको कौन रेगुलेट करेगा, कैसे मैनेज होगा डेटा, ये सारे जब एस्पेक्ट्स क्लियर रहेंगे तभी एक अच्छा डेटा लॉ आ पाएगा। अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज दैट एक खिचड़ी बन जाएगी जिसका फिर कोई कुछ भी मिसयूज हो रहा है ना, दैट कैन हैपन। अगला जो आर्टिकल है ये है दिल्ली पुलिस का फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़। तो ऑथर ने कहा कि देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन से पता चला है कि न्यू दिल्ली का जो मतलब पुलिस जो है, न्यू दिल्ली पुलिस है, वो 80% के जो मैच हो जाते हैं फेस में, 80% जो फेस मैचेस हैं उनको पॉजिटिव फेस मैच, पॉजिटिव रिजल्ट मानता है, यानी कि उसको सही मानता है दिल्ली पुलिस। ऑथर ने कहा कि देखो ये बहुत ही गलत चीज़ है, दिस इज़ व्हाट इज़ रॉन्ग। क्यों ऑथर ने कहा ऐसा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो FRT यानी कि फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है ये बहुत सही रिजल्ट्स नहीं दे रही है ना, जो इसकी एक्यूरेसी है दैट इज डिक्लाइनिंग डे बाय डे, इट इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, एंड कई जगहों पे इनएक्यूरेसी के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। दो तरीके के इनएक्यूरेसी के इश्यूज हैं, एक है फॉल्स पॉजिटिव एंड दूसरा है फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन इज मिस आइडेंटिफाइड एट समवन एल्स, मतलब कि सपोज करो मेरा फेशियल रिकग्निशन किया जाए और बोल दिया जाए कि हाँ भैया ये तो छोटा चेतन है, ठीक है ना। और अगर फॉल्स निगेटिव मतलब कि कोई छोटा चेतन है और उसका फेशियल रिकग्निशन किया है और वो लगा ये भैया ये तो फलाना आदमी है ना, तो ये फॉल्स निगेटिव कहलाता है। फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है कि मतलब आपको दूसरे की तरह आइडेंटिफाई कर लिया जाए, और फॉल्स निगेटिव का मतलब आप जो हो उसकी जगह कोई और आइडेंटिफाई कर लिया जाए, है ना, तो जो उसकी जैसे ना आइडेंटिफाई किया जाए उसकी जैसे, तो ये फॉल्स निगेटिव हो जाता है। तो ऑथर ने कहा कि फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी बहुत सही टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ, दिल्ली पुलिस जो यूज़ कर रही है, FRT का यूज़ कर रही है, इट इज़ फॉर ट्रेसिंग एंड आइडेंटिफाइंग मिसिंग चिल्ड्रन। इसका यूज़ स्टार्ट हुआ था
to trace and identify the missing children as per the Delhi High Court directions in साधन हालदार वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली केस। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज जो स्टार्ट किया दिल्ली ने, वो पहले मिसिंग चिल्ड्रन के लिए किया था दिल्ली हाई कोर्ट इन साधन हालदार वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली केस में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल। तो ऑथर ने यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। फॉल्स पॉजिटिव की प्रॉब्लम क्या है, फॉल्स निगेटिव की प्रॉब्लम क्या है, एक्सक्लूजन एरर क्या होता है, इंक्लूजन एरर क्या होता है, ठीक है ना। देन ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। जैसे कई जगहों पे मिसयूज़ भी हो सकता है, कई जगहों पे एक तो ऑलरेडी अब हाँ फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है, डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा तो डेटा की भी सिक्योरिटी सेफ्टी का इशू रहता है। दूसरा, जब फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स निगेटिव करोगे तो ऑब्वियसली आपको कई बार किसी और को आप पनिश कर दोगे किसी दूसरी चीज़ के लिए, और कई बार कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी पनिश होने लायक व्यक्ति है लेकिन वो बच जाएगा, है ना। तो दैट दीज प्रॉब्लम्स कैन अकर एंड आई होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स एज वेल। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते क्या है एनएफटीज क्या होते हैं। तो एनएफटीज आर डिजिटल एसेट्स हुज ओनरशिप इज वेरीफाइड थ्रू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड स्टोर्ड ऑन ब्लॉकचेन। तो एनएफटीज ऐसे डिजिटल एसेट्स होते हैं, लिख लो, एनएफटीज ऐसे डिजिटल एसेट्स होते हैं जिनकी ओनरशिप वेरीफाई होती है थ्रू ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड्स स्टोर्ड ऑन ब्लॉकचेन्स। अब कई आर्ट वर्क, कई डिजिटल एवटार्स, कई एक्सेसरीज इस तरीके की बनाई जाने लगी हैं जो एनएफटी के माध्यम से, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन। देखो फंजिबिलिटी क्या होती है, फंजिबिलिटी जैसे आपका रुपया हो गया, ये फंजिबल है। जैसे आज आप इसको मतलब कि सपोज करो मेरे पास 100 रुपये के नोट हैं, है ना। अब अगर 10 के नोट में जो दे दिए जाए तो वो 100 रुपये के नोट के बराबर हो जाएंगे। 1000 रुपये मेरे पास है, 1000 रुपये के नोट की जगह मैं 100 के नोट ले लूँ तो 1000 का एक नोट लूँ या 100 के 10 नोट लूँ, बात बराबर होगी। तो ये फंजिबिलिटी होती है, मतलब कि जब आप किसी बड़े उसको किसी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर पाते हो। अब जैसे अब मेरे पास सपोज करो इस तरीके का कोई वो हो गया एनएफटी है, क्या एनएफटी को मैं फंजिबल बोल सकता हूँ? क्या मैं एक कोई आर्ट पीस है क्या उसको 2 छोटे आर्ट पीस से कर सकता कि 2 छोटे आर्ट पीस ले लो? या सपोज करो मेरे पास एक बड़ा पपीते का बड़ा फल हो तो मैं बोलूँ कि ये 2 छोटे छोटे पपीते के फल ले लो तो ये फंजिबल हो जाएगा। या एक मैं बोलूँ कि 10 इंच का पिज़्ज़ा है, इसकी जगह 2 छोटे छोटे 5 इंच के पिज़्ज़ा ले लो, तो क्या बराबर है? नहीं बराबर है, तो ये फंजिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये एसेट्स फंजिबल नहीं है एंड दैट इज योर, यही फंजिबिलिटी होती है। तो नॉन फंजिबल टोकन्स कहलाते हैं। इनका जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है वो आपका ब्लॉकचेन्स के माध्यम में, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टोर किया जाता है। एंड ओपन सी, ये नाम याद रखना, ओपन सी क्या है? It is said to be one of the largest NFT marketplace that is in existence. तो OpenSea is actually a marketplace for NFTs. NFTs का marketplace है कौन? OpenSea। तो OpenSea का नाम याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, ये OpenSea का प्रचार करने के लिए आर्टिकल लिखा गया है, लेकिन हाँ आपको न्यूज़ के लिए बता दूँ OpenSea क्या है। तो OpenSea is a marketplace for NFT transactions and all, ये आप याद रखिएगा। फ्रीबीज का मेटाप्राइज इकोनॉमिस्ट। अब फ्रीबीज का रेवड़ी कल्चर की बात चल रही है तो यहाँ पे फ्रीबीज का एक दूसरा एस्पेक्ट आशिमा गोयल जो है हु इज़ अ इकोनॉमिस्ट, उन्होंने बताया है। काफ़ी अच्छी चीज़ उन्होंने बोली, मैंने यहाँ लिखी है। देखो उन्होंने कहा फ्रीबीज आर एक्चुअली नेवर फ्री। उन्होंने जो टर्म यूज़ किया ना, फ्रीबीज आर नेवर फ्री, दे आर स्पेशली हार्मफुल एंड दे डिस्टॉर्ट द प्राइजेस। फ्रीबीज आर नॉट ओनली हार्मफुल बट दे आर डिस्टॉर्टिंग द प्राइजेस, ठीक है ना। किसको अफेक्ट करेंगे? टैक्स पेयर को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली टैक्स पेयर का ही पैसा लगता है। दूसरा, इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि जैसे बिजली का बिल माफ़ कर दिया तो पंजाब में क्या हुआ, इतना पंप चलाया कि पूरा वाटर टेबल डिक्रीज हो गया, पूरा वहाँ पानी ही नहीं बचा है पंजाब में। तो ये दूसरी प्रॉब्लम्स हुई है जो फ्रीबीज कर दे कम एट अ प्राइस, इसलिए कहा कि फ्रीबीज आर नॉट फ्री, रादर दे कम एट अ प्राइस, ठीक है ना। इसके अलावा फ्रीबीज जब आप प्रोवाइड करते हो तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हो। कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो आप? हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, एयर वाटर की प्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, और इम्पैक्ट सबसे अधिक पुअर लोगों पे, गरीब लोगों पे पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताया, समस्याएं हो जाती है। तो इसीलिए ऑथर ने कहा कि दे आर नॉट फ्री, रादर दे कम एट अ प्राइस। अब फ्रीबीज आर नॉट फ्री, दे कम एट अ प्राइस, ये आपका ऐसे टॉपिक भी हो सकता है, तो इसको लिख लेना, ऐसे के रूप में इसको पूछा भी जा सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल, है ना। अब लास्ट मूव करते हैं हम 21 तारीख के न्यूज़पेपर की तरफ। न्यूज़ देखते हैं। उस दिन की न्यूज़ की सबसे पहली, अल्फा शिप।
आईएनएस विक्रांत याद रखिएगा इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इट इज सेट टू बिकम पार्ट ऑफ द नेवल फ्लीट, इंडियन नेवल का ये पार्ट बनने वाला है। आईएनएस विक्रांत इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत याद रखिएगा। एंड इन अ फोर्टनाइट यानी 15 दिनों के अंदर आईएनएस इंडियाज मेडन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ट एट कोचीन शिपयार्ड विल बी पार्ट ऑफ द नेवल फ्लीट आईएनएस विक्रांत, है ना। और टेकिंग ऑन द यहाँ पे आपको देखो दिख रहा भी होगा, टेकिंग ऑन द नेम द क्रेस्ट एंड परमानेंट नंबर R11 है इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर का नंबर। एंड इसके अलावा इसी को जो टर्म यूज़ कर रहे हैं अल्फ़ा शिप का नाम इसको दिया गया है, दिस इज़ द अल्फ़ा शिप आईएनएस विक्रांत, है ना। तो आईएनएस विक्रांत कुड गेट राफेल एज वेल, है ना, F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर्स, MH-60R मल्टी रोल जो हेलीकॉप्टर्स है जो अमेरिका से डिलीवर हो रहे थे वो, और राफेल, ये सारे आपको पार्ट बन सकते हैं आईएनएस विक्रांत का। तो काफ़ी इसीलिए इसको अल्फ़ा शिप जो टर्म दिया जा रहा है, अल्फ़ा शिप हैज़ बिन गिवन टू दिस, तो इसको आप याद रखेगा, है ना। चाइना रशिया कोल इंपोर्ट हिट 5 ईयर हाई। अब चाइना जो रशिया से कोल ले रहा है वो 5 ईयर हाई पे पहुंच चुका है। और मैंने यहाँ पे सोचा कि आपको थोड़ा सा कोल माइनिंग की जो समस्याएं इंडिया में है वो बता दूं, प्रॉब्लम्स ऑफ कोल माइनिंग इन इंडिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल है वो बहुत ज़्यादा अनइवन है। इंडिया के कोल में जो ऐश कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है एंड कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम है। देखो क्वेश्चन पूछा गया था इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन आ गया था कि इनमें से कौन सी समस्या इंडिया की कोल में है। तो फर्स्ट है कि जो कोल का डिस्ट्रीब्यूशन है काफ़ी अनइवन है, हाई ऐश कंटेंट है एंड कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी कम है, ठीक है ना। देन लार्ज परसेंटेज ऑफ कोल इज टेकन आउट फ्रॉम अंडरग्राउंड माइंस एंड इसीलिए मतलब अंडरग्राउंड माइंस लिया जाता है और उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है, माइनिंग में लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कई बार फायर के कारण लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है ना। देन कई बार स्पिलिंग या पिल्फरेज आ जाता है माइंस में, है ना। बैड ट्रांसपोर्टेशन सपोज करो वहाँ पे स्पिल इफेक्ट आ गया, है ना। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑलरेडी ज़्यादा है, पता है कि ऐश ज़्यादा है तो मॉइस्चर मतलब कि ज़्यादा स्मोक लगेगा, है ना, ज़्यादा धुआं निकलेगा, ठीक है ना। एंड शॉर्ट लाइफ ऑफ मेटलर्जिकल कोल, हमारे यहाँ शॉर्ट लाइफ कोल है, कोल की लाइफ बहुत शॉर्ट है ना। और जो एक्सट्रैक्शन होता है हमारे यहाँ कोल का वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अनसाइंटिफिक तरीके से होता है। तो आई होप यू विल रिमेंबर these facts। ज़ैपोरिज़िया जो है याद रखिएगा ये यूक्रेन का ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिस पर अटैक करने का भी कैप्चर करने का रशिया ने सोचा था। एंड इट इज़ यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट दैट हैज़ बिन कॉट इन द रशिया यूक्रेन वॉर। ये पूरे यूरोप का सबसे बड़ा ज़ैपोरिज़िया जो है सबसे बड़ा ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है और यूक्रेन ही है जहाँ पे चेरनोबिल भी हुआ था। चेरनोबिल का याद होगा आपको, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो एक्सीडेंट हुआ था चेरनोबिल 1986, बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट माना जाता है न्यूक्लियर की हिस्ट्री में। दैट वॉज ऑल्सो इन यूक्रेन और ये अब दोबारा यूक्रेन में ही ये समस्या शुरू हो रही है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। व्हाट इज़ इंडियाज़ पॉलिसी ऑन रोहिंग्याज। तो यहाँ पे अब एक्चुअली कन्फ्यूज़न रिसेंटली आ गया था, दिल्ली में किसी ने अनाउंस कर दिया कि भैया हरदीप पुरी जी ने कह दिया कि भाई उनको रखा जाएगा और फिर MHA ने क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं रखा जाएगा। तो भैया क्लियर कट पॉलिसी है क्या, है ना। तो रोहिंग्याज जो हैं दे आर बेसिकली एथनिक ग्रुप, मोस्टली मुस्लिम्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि म्यांमार के रखाइन प्रोविंस के ये लोग हैं और वहाँ पे इनका परसिक्यूशन हुआ, वहाँ पे बुद्धिस्ट उन्होंने परसिक्यूशन किया इनका, तो फिर ये भागना शुरू कर गए और ये फिर बांग्लादेश में बेसिकली सेटल हुए कॉक्स बाजार रीजन में। और भाषण चार आइलैंड आपको याद होगा, वहाँ पे इनका सेटलमेंट किया गया है। हालांकि इंडिया बहुत ज़्यादा अभी इनके प्रति वो नहीं है और हमने बाली जो डिक्लेरेशन हुआ था रिगार्डिंग रोहिंग्याज उसको भी हमने अडॉप्ट नहीं किया है। तो बेसिकली अवर पॉलिसी इज स्टिल नॉट इन फेवर ऑफ प्रोवाइडिंग देम asylum or providing them houses to live. It is very clear from that. Improving rice yield with an एडिशनल जीन। अब एक जीन है जिसकी डिस्कवरी की गई है और ये जीन जो है राइस यील्ड को 40% से बढ़ा सकता है, ठीक है ना, राइस यील्ड को बढ़ा सकता है 40% से। तो इस जीन का नाम लिख लीजिए ऑस ड्रे B1C, याद रखिएगा OS ड्रे देन DRE B1C, ऑस्ट्रे B1C, दिस इज़ द नेम ऑफ द जीन विच इज़ देयर, ऑस्ट्रे B1C। और ये जो है ये इम्प्रूव कर सकता है फोटोसिंथेसिस को, ये इम्प्रूव कर सकता है नाइट्रोजन यूज़ को एंड कैन स्पीड अप द फ्लावरिंग एंड अब्जॉर्बिंग नाइट्रोजन मोर एफिशिएंटली। इस कारण से जो राइस है आपका ज़्यादा एफिशिएंटली राइस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा बेटर ये ग्रेन्स आपको लार्जर ग्रेन्स मिलते हैं और आपका जो प्रोडक्शन है वो भी 40% से बढ़ जाता है। जो प्लांट है आपका वो ज़्यादा
फर्टिलाइजर्स एब्जॉर्व करता है, उसका फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है और उसकी फ्लावरिंग जो है वो एक्सेलरेट हो जाती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि आपके होते हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑस्ड्रे B1C के कारण। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज एज वेल, आप इसको याद रखेंगे। मेजर देखो न्यूज़ आइटम्स मैंने सारे बता दिए, कोई मैंने अपनी तरफ से छोड़ा नहीं है। तो अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।